हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी मानवास शुरू करते हैं। जैसे ही वह लड़की एक नई दुनिया में दाखिल हुई, उसने खुद को एक जंगली सूअर द्वारा पीछा करते हुए पाया। जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी एक शेर ने उसे बचा लिया। लेकिन फिर शेर एक सुंदर आदमी में बदल गया, जिसके जानवरों जैसे कान और पूंछ थी। वह लड़की को घूर रहा था, उसका दिमाग चकरा रहा था। कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि उसकी आंखें बेहद खूबसूरत नीली थी। जैसे ही वह उसे सूंघने के लिए झुका, डरी हुई लड़की चिल्लाती हुई पीछे हट गई। आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? वह आदमी बस उलझन में दिख रहा था। क्या आपको नहाने के लिए कपड़े लाने की जरूरत है? उसने पूछा। वह फिर से पास आया और अपना परिचय दिया। लेडी, मेरा नाम लियो है। मैं अकेला आदमी हूँ। आप किस कबीले से है? लड़की ने तुरंत कुछ बहाना बना लिया। मेरा नाम लिली है। मैं अपने कबीले से अलग हो गई और किसी तरह यह आ गई। यह खबर सुनकर लियो बेहद खुश हो गया। उसने लिली की कमर में हाथ डालकर कहा, मैंने तुम्हें बचाया है, इसीलिए अब से तुम मेरी हो। मैं तुम्हें अपने कबीले में ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम मेरे साथ रहोगी। इससे पहले कि लिली समझ पाती कि क्या हो रहा है, लियो एक बड़े शेर में बदल चुका था और उसे अपने घर की ओर ले जा रहा था। जब वे कबीले पहुंचे तो लिली दंग रह गई। क्या यहाँ के सभी जानवर इतने सुंदर है? सभी लोग तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई। वे सब एक साथ बातें करते हुए लियो से पूछने लगे, तुम्हें यह लड़की कहाँ मिली? यह बहुत खूबसूरत है और अभी भी अविवाहित होगी। तभी एक घमंडी आवाज शोर को चीर दिया। यह मुखिया की बेटी स्टेला थी। लियो, तुम इस लड़की को कहाँ से घसीट कर लाए हो? मैं तुम्हें यहाँ किसी बाहरी को लाने की इजाजत नहीं दूंगी। लियो ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैंने इसे पाया है, इसीलिए अब यह मेरी है। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। इतना कहकर वह मुड़ा और लिली को अपने साथ ले गया। मुखिया की बेटी गुस्से से आग बबूला हो गई और चीखने से खुद को रोकते हुए बोली, कमीने। लिली को एक लकड़ी की झोपड़ी में वापस लाया गया। लियो ने उसे बदलने के लिए कुछ साफ कपड़े दिए, फिर पास में ही बैठकर अपने पोंछ हिलाने लगा। लिली ने अनकंफर्टेबल होकर उससे उसे जाने को कहा ताकि वह कपड़े बदल सके। लियो सचमुच उलझन में लग रहा था। क्यों, तुम तो पहले से ही मेरी साथी हो। लिली ने सिर हाथों में थामते हुए आह भरी, मैं सचमुच आभारी हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन हम अभी मिले हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। वह सच में सोच रही थी, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन हम अभी अभी मिले हैं। अभी हमारा रिश्ता उस तरह का नहीं है। क्या तुम एक जानवर हो? हमारा रिश्ता भला कैसे हो सकता है? अचानक लियो खड़ा हुआ और झपटा लिली को बिस्तर पर गिरा दिया। लिली, प्लीज मुझे मना मत करो, उसने रिक्वेस्ट की। मुझे पता है तुम बहुत खूबसूरत हो और शायद पहले किसी रईस की तरह रहती थी, लेकिन मैं एक महान शिकारी हूँ और बहुत स्किलफुल हूँ। क्या तुम कोशिश नहीं करना चाहोगी? उसकी सीरियस शक्ल देखकर लिली घबरा गई और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। जानवरों की इस दुनिया में एक कमजोर औरत होने के नाते वह जानती थी कि उसे सुरक्षा की जरूरत है। वह उसे मना नहीं कर रही थी, बस हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। यह सुनकर कि उसे उससे नफरत नहीं है, लियो ने उसे प्यार से गले लगाया, उसके गाल पर एक चुम्बन दिया और फिर उसके लिए खाना ढूंढने चला गया। कपड़े बदलने के बाद लिली और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद लियो वापस आया, अपने साथ उस सूअर से भी बड़ा शिकार लेकर जिसने उसका पीछा किया था। लियो को खाना बनाते देख उसने मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसने उसके हाथ पर एक कट देखा और दर्द भरी शक्ल बनाकर उसे चाटने लगा। लिली ने झिझकते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और उससे अपने लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लाने को कहा। उसने सोचा कि जब वह यहाँ फंसी हुई है तो घर लौटने का रास्ता ढूंढते हुए यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाने की कोशिश कर ले तो बेहतर होगा। बाद में जब लिली बारबेक्यू की तैयारी कर रही थी, तभी मुखिया की बेटी स्टेला के नेतृत्व में कुछ लोगों ने दरवाजा जोर से खोल दिया। उसने अपने साथियों को उस अनजान औरत को बाहर निकालने का आदेश दिया। लिली ने उसकी बात अनसुनी कर दी और शांति से उन्हें चेतावनी दी कि लियो जल्द ही वापस आ जाएगा। बाकी औरतें हिचकिचाई। लियो कबीले के 3 सबसे ताकतवर स्वर्ण श्रेणी के जानवरों में से एक था और उसकी शक्ति बेजोड़ थी। गुस्से में आकर स्टेला ने लिली पर हमला किया, लेकिन लिली, जो पीछे हटने वालों में से नहीं थी, उसने एक बड़ी बांस की सींग उठाई और स्टेला की हाथ में घुसा दी। तभी दरवाजा फिर से खुल गया। लियो को वहां खड़ा देखकर स्टेला चौंक गई। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और घमंड से उसे देखने लगी।
उसने घोषणा की, मेरा प्रजनन काल आ रहा है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपने बच्चों का पिता बनने का मौका दूं। लियो ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लियो ने लिली को अपनी बाहों में भर लिया और स्टेला को चेतावनी दी कि अगर उसने कभी उसकी मालकिन को फिर से परेशान किया तो वह इतना नरम बिहेवियर नहीं करेगा। अपनी औकात पता चलने के बाद मुखिया की बेटी लिली से सचमुच नफरत करने लगी। रात में लियो बिस्तर लगाया और लिली से कहा कि अब सोने का समय हो गया है। 24 कैरेट शुद्ध पशु चमड़े से बने बिस्तर को घूरते हुए लिली घबरा गई। यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगे? भोले भाले लियो ने अपना सिर खुजाया। क्या हम साथ नहीं सो सकते? लिली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। आधी रात को लियो को लगा कि उसे ठंड लग रही होगी, इसीलिए उसने धीरे से उसे चमड़े के कंबल से ढक दिया। चांदनी में उसका चेहरा और भी सुंदर देख कर उसने धीरे से गुड नाइट कहा। मेरी प्यारी। अपने सपनों में लिली एक नर्म गर्म शेर को गले लगा रही थी। इतना आरामदायक महसूस करते हुए उसे लगा जैसे वह घर लौट आई हो, लेकिन अचानक झोपड़ी से एक चीख गूंजी। लियो! अपने बड़े शेर रूप में ठीक उसके बगल में लेटा हुआ था। अनजान शेर ने बस अपना सिर खुजाया और बताया कि उसे डर था कि रात में उसे ठंड लग जाएगी, इसीलिए वह बिस्तर पर लेट गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यह वही महिला थी जो कुछ दिन पहले स्टेला के साथ थी। अब माफी के तौर पर फल लेकर आई थी। जल्द ही वे सब बातें करने लगी। एक सुनहरे बालों वाली लेडी लिली के पास झुकी और फुसफुसाते हुए बोली कि यहाँ मादाएं बहुत कम है और उनका शिकार करना पशुओं का कर्तव्य है। उसने यह भी बताया कि एक मादा के कई साथी हो सकते हैं। मुखिया की बेटी स्टेला के सबसे ज्यादा कुल 10 साथी थे। यह संख्या सुनकर लिली चौंक गई। लियो, जो उनकी बातें सुन रहा था, चिढ़ने लगा। क्या यह औरत कभी चुप भी रहेगी? बाहर स्टेला ने उनकी बातचीत सुन ली और गुस्से से आग बबूला हो गई। उन महिलाओं पर चिल्लाते हुए कहा कि उन्होंने एक बाहरी इंसान के लिए उसे धोखा दिया है। वह अपने पीछे खड़े पुरुषों की ओर मुड़ी। उसकी आवाज में द्वेष भरा था। तुम जानते हो कि अब आगे क्या करना है? और गर्मी से लिली बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसीलिए उसने लियो से उसे कबीले के पीछे एक छोटी नदी पर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारने वाली थी, उसने देखा कि लियो का जाने का कोई इरादा नहीं था। शर्मिंदा होकर लिली ने उससे अपने लिए कुछ साबुन बेर लाने के लिए कहा। उसे आखिरकार जाते हुए देखकर लिली ने राहत की सांस ली। दोपहर की बड़ी गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा पानी एकदम सही था। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अरे बेवकूफ स्त्री! मुझे सच में नहीं पता कि लियो को तुझ में क्या दिखता है। लियो ने मुड़कर देखा तो नदी किनारे स्टेला और कुछ आदमी खड़े थे। स्टेला के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने उन आदमियों की ओर मुड़कर कहा, वह आपकी जीवन साथी बनेगी या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। लिली को बुरी निगाहों से घूरते हुए वह उसकी ओर बढ़ते हुए अश्लील कमेंट कर रहे थे। डर कर लिली जल्दी से किनारे पर पहुंची। फटाफट अपने कपड़े पहने। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, लियो किसी भी पल वापस आ जाएगा। वह तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। फिर भी सामने खड़ा आदमी उस पर झपटा। लिली गुस्से से चिल्लाई, तुमने मुझे नहाते समय परेशान किया और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें अपना साथी मानूं। अब एक चट्टानी दीवार के सहारे गिरी लिली ने एक पत्थर उठाया और उस आदमी पर फेंक दिया। फिर जंगल की ओर भागने लगी। वह एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसके पैर में चोट लग गई और वह थक कर जमीन पर गिर पड़ी। तभी जंगल में एक शक्तिशाली शेर की दहाड़ गूंजी और वे सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग गए। अपनी प्यारी लड़की को घायल देखकर लियो उसके पास दौड़ा। उसका दिल दर्द से भर आया था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे दिलासा दिया और कहा कि डरो मत। अपने आंसू पोंछते हुए लिली ने मुश्किल से मुस्कुराया। लियो ने उसे उठाया और एक सीरियस वादा किया, अब से कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। जब वे झोपड़ी में लौटे तो लियो ने ठान लिया कि वह उन जानवरों को सबक सिखाएगा। लेकिन उसी समय बड़ी तादाद में जानवर इकट्ठा होने लगे। जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े आ गए थे और कबीले की ओर झुंड बनाकर बढ़ रहे थे। लिली को पता नहीं था कि जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े क्या होते हैं। सुनहरे बालों वाली लेडी ने समझाया कि बाहर के कई पौधे इन कीड़ों के कारण मुरझा रहे थे, जो गर्मियों में बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। अगर वे कबीले में घुस गए तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। सभी मुखिया के घर पर इकट्ठा हुए और चिंता से बुदबुदाने लगे कि कीड़े उनका सारा खाना खा जाएंगे और उन्हें कहीं और जाना पड़ सकता है। मुखिया ने घोषणा की कि कबीले ने जरूर कुछ गलत किया होगा।
जिसके लिए देवताओं ने उन्हें दंडित किया है। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टेला, जो अब भी लिली से नफरत करती थी, उसने उसकी ओर उंगली उठाई। जरूर उसी ने किया होगा। ये जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े तभी प्रकट हुए जब उसने हमारे कबीले पर विपत्ति लाई। सुनहरे बालों वाली राक्षसी ने तुरंत लिली का बचाव करते हुए कहा कि उसे तो पता भी नहीं था कि ये कीड़े क्या है और स्टेला को निजी दुश्मनी के चलते उसे फंसाना नहीं चाहिए। मुखिया ने शांति बनाए रखने का आदेश दिया और देवताओं से बात करने वाले राय को बुलाया। राय ने एक नीला क्रिस्टल निकाला और लिली को उसे पकड़ने के लिए कहा। लिली मन ही मन सोचने लगी, ये मैंने नहीं किया। सच सामने आने पर मेरा नाम साफ हो जाएगा। अचानक राय जमीन पर गिर पड़ा और कांपती हुई उंगली से इशारा करने लगा। लिली की ओर देखते हुए स्टेला ने कहा, यह वही है जिसने भूमिगत कीड़ों को हमारे कबीले पर हमला करने के लिए लाया। स्टेला ने तुरंत आग में घी डाला। राय की बातें कभी गलत नहीं होती। उसे तुरंत कबीले से निकाल दो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। वही जानवर जो अभी अभी लिली का बचाव कर रहे थे, अब उसकी ओर इशारा कर रहे थे। लिली तुरंत समझ गई, इतने बड़े मुसीबत में आखिर मुखिया किसी को बलि का बकरा नहीं बना पाता तो उसके नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। वे देवताओं की इच्छा का इस्तेमाल करके सारा दोष उस पर मोड़ रहे थे। इससे पहले कि लिली अपना बचाव कर पाती, एक दूसरी महिला ने उसे जमीन पर धक्का दिया और चिल्लाते हुए उसे जाने के लिए कहा। तभी लियो आया और लिली को ढाल बना लिया। अगर कबीला उसे नहीं अपनाएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। स्टेला चीखी, क्या तुम इस बाहरी के लिए कबीले के साथ विश्वासघात कर रही हो? लियो का संदेश स्पष्ट था, लिली मेरी अपनी है। जब तुम उस पर आरोप लगा रही हो तो क्या तुम भूल गई हो कि मैं भी इस कबीले का हिस्सा हूँ? जैसे जैसे झगड़ा बढ़ता गया, लिली ने लियो का हाथ पकड़कर उसे शांत होने के लिए कहा। कबीले को छोड़ने से कीड़ों की समस्या हल नहीं होगी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मुझे पता है कि जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों से कैसे निपटना है। इस बार हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। लिली ने बताया कि जब वह नहा रही थी तो उसने देखा कि नदी के बीच में उगे पौधों को छोड़कर बाकी सभी पौधे धीरे धीरे मुरझा रहे थे। कीड़े पानी से डरते थे। अगर वे कबीले के चारों ओर एक नहर बना दे तो वे उनके आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। तीनों सूर्य देवताओं के नीचे पानी बर्बाद करना दंड लाएगा। मुखिया ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया। लिली मुखिया को देखती रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। वह कीड़ों को रोकने की बात कर रही थी और वह चढ़ावे की बात कर रहा था। क्योंकि तुम बकवास करने पर तुले हो तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ, उसने कहा। सूर्य देवता का कर्तव्य पृथ्वी को प्रकाशित करना है। अगर हम इन कीड़ों को तब तक बेकाबू होने देंगे जब तक कुछ भी ना उगे तो सूर्य देवता और भी क्रोधित हो जाएंगे। लिली की बात सुनकर सभी जानवरों को लगा कि उसकी बात में दम है। घबराए हुए मुखिया ने राय को आगे धकेलते हुए देवताओं से फिर से मार्गदर्शन मांगने को कहा। लिली अब पिता पुत्र के इस नाटक को और सहन नहीं कर पा रही थी। उसने भीड़ से पुकार कर कहा, जो लोग कीड़ों को खत्म करके अपने घर की रक्षा करना चाहते हैं वह मेरे पीछे आए। अपने घर खोने के डर से और सभी को एक काम सौंपा गया था जिसे समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य था। अपने घर खोने की चाह में सभी पशु मानव लिली के पीछे पीछे चले गए। प्लानिंग बनाई गई और अगली शाम सभी को कीड़ों को पूरी तरह से खत्म करने का काम सौंपा गया। लिली को भूख लगने की एहसास हुई, इसलिए वह प्यार से उसके लिए कुछ फल ले आई। उसके हाथ पर एक घाव देखकर लिली ने पूछा, यहाँ क्या हुआ? लियो ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया और स्वीकार किया कि नदी किनारे उन जानवरों को सबक सिखाते समय उसे यह चोट लगी। लिली उसे पानी के पास ले गई और उसका घाव साफ करने लगी। उसने लिली को गहरी स्नेह भरी निगाहों से देखा, फिर एक जीवन क्रिस्टल निकाला और उसे बताया कि इसी खाने से वह मजबूत हो जाएगी। इतने सारे क्रिस्टल देखकर लिली हिचकिचाई, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें नहीं खा सकती। लियो ने उसे नीचे गिरा दिया, एक क्रिस्टल अपने मुंह में डाला और उससे विनती की कि वह मना न करे और धीरे से उसे खिला दिया। तभी सुनहरे बालों वाली लड़ी घबराकर दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी कि नहर में कुछ गड़बड़ हो गई है। पता चला कि मुखिया की बेटी फिर से गड़बड़ करने आई थी और पकड़ी गई थी। सभी की मेहनत के फलस्वरूप नहर का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। सभी पशु पुरुष लिली को धन्यवाद देने आए और यहाँ तक कि उसे नया कबीले का मुखिया बनाने के लिए भी कहा। उनका मानना था कि उसके नेतृत्व से कबीला समृद्ध होगा। उसी समय मुखिया की पत्नी कुछ पुरुष पशुओं के साथ गुस्से में वहां पहुंची। वह सालों से जिस कबीले पर शासन कर रही थी उसे सौंपने को तैयार नहीं थी। उसने ताना मारते हुए कहा, एक बाहरी इंसान को मुखिया बनाने का क्या अधिकार है? उसके पीछे खड़े एक पशु पुरुष ने फुसफुसाते हुए कहा, कबीले के नियम के अनुसार जो सबसे ज्यादा योगदान देता है वही मुखिया बन सकता है। वह बाहरी हो सकती है लेकिन उसका योगदान किसी से भी ज्यादा है। मुखिया की पत्नी ने उस इंसान को घूर कर चुप करा दिया और लिली की ओर मुड़ी। मैंने सुना है कि तुम मेरी बेटी को तंग कर रही हो। इससे पहले कि लिली कुछ रिएक्ट कर पाती
उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। लियो तुरंत लिली के सामने कूद पड़ा और मुखिया की पत्नी पर दहाड़ने लगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, लिली ने उसे रोक दिया। वह जानती थी कि मुखिया के परिवार की कबीले में गहरी जड़ें हैं और यहाँ रहना बस और मुसीबत को न्योता देना होगा। उसने मुखिया बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और जाने का फैसला किया। लियो ने उसका हाथ थामा और वे दोनों कबीले को छोड़कर स्टोन हेवन नामक जगह की ओर चल पड़े। वे एक घने जंगल में आराम करने के लिए रुके। लियो ने अपनी प्रेमिका को देखा और उसे कसकर गले लगा लिया। अगली सुबह लियो शिकार पर निकल और लिली ने सजावट के लिए कुछ फूल तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह पहुंचे, फूल के लिए कुछ फल तोड़ने का फैसला किया, उसे यह देखकर हैरानी हुआ कि एक घायल सांप जैसा जानवर वह पड़ा हुआ था। झोपड़ियों में सांपों से डरी हुई उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी, लेकिन उसे घायल देखकर वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। उसने कुछ रक्तस्राव रोकने वाली जड़ी बूटियां ढूंढी और उसके घाव पर पट्टी बांधी। पास झुककर उसने महसूस किया कि सांप जैसा दिखने वाला राक्षस असल में एक सुंदर पुरुष था। अचानक वह उठ बैठा। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थी, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी। सांप जैसे दिखने वाले राक्षस ने आत्मविश्वास से मन ही मन सोचा कि इस जंगल में कोई भी उसे चोट पहुंचाने लायक नहीं है। लिली को पसीना आ गया। क्या उसे लगा कि मैं उस पर हमला कर रही हूँ, जबकि मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसने भागने का फैसला किया। उसे भागते देख सांप जैसा राक्षस पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। तुम क्यों भाग रहे हो? उसने पूछा। मुझे घर जाना है, लिली ने घबराकर कहा। सांप जैसे दिखने वाले राक्षस ने झुककर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। लिली ने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जैसे सुंदर पुरुष मुझे कभी नहीं डरा सकता। मुझे बस कुछ काम करने हैं। उसकी बात सुनकर वह और भी करीब आ गया। उसने मुझे सुंदर कहा। क्या वह मुझसे प्रेम निवेदन कर रही है? लिली के लिए यह आखिरी झटका था। वह भाग गई। उसे गायब होते देख नाग राक्षस हंसा। ऐसा लगा जैसे उसे कोई दिलचस्प शिकार मिल गया हो। वह चुप कर उसका पीछा करने लगा। अपने शिविर में वापस आकर लिली स्वादिष्ट भोजन पका रही थी कि अचानक एक बंदर राक्षस आया। एक अकेली मादा को देखकर उसने उत्साहपूर्वक उसे अपनी साथी बनने का निमंत्रण दिया और शेखी बगारी कि वह अपने कबीले का सबसे बलवान पुरुष है और उसके पास जीवन क्रिस्टल का अनंत भंडारण है। लिली ने उसे चेतावनी दी कि उसके पहले से ही एक बहुशक्तिशाली साथी है और उसे चले जाने को कहा। बंदर राक्षस ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि नाग राक्षस के अलावा इस जंगल में कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। ठीक उसी समय नाग राक्षस आया। बंदर राक्षस डर से चीख पड़ा और भाग गया। उसे जाते देख लिली ने अपने माथे से पसीना पोंछा। कितनी बुरी किस्मत है, पहले एक बंदर और अब यह उससे भी ज्यादा डरावना सांप। नाग राक्षस उसके पास आया। मादा, मुझे देखकर तुम खुश नहीं लग रही हो। लिली ने घबराकर अपने हाथ हिलाए और जल्दी से अपने आश्रय के अंदर वापस चली गई। उसे इतना डरा हुआ देखकर नाग राक्षस सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद लिली ने दरवाजे से बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा था। नाग राक्षस जरूर ही चला गया होगा। उसने जांचने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन वहां बस छोटे छोटे सफेद सांपों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। सभी उस पर फुफकार रहे थे। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और एक छड़ी पकड़ ली। उसने धमकी दी, अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लेकिन छोटे सांप डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे। लिली कांप रही थी, सोच रही थी कि जीवन क्रिस्टल होने के बावजूद भी वह इस घने जंगल में कमजोर है। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ सांप राक्षस अंदर आया। उसने पूछा, तुम्हें किसने कहा था कि इसे परेशान करो? दोनों छोटे सांपों ने अपने मालिक को देखकर समझ लिया कि उनका मिशन पूरा हो गया है। सांप राक्षस लिली के पास गया और चिंता से पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। लिली को याद आया कि उसने अभी अभी उसे बचाया था। शायद वह आखिरकार एक अच्छा सांप था, लेकिन उसे इतना करीब देखकर उसने शर्माती हुई अपना सिर घुमा लिया। अभी अभी मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा पहले से ही एक साथी है। तभी लियो अपने शिकार के साथ लौट आया। सांप राक्षस को देखकर वह चौंक गया और तुरंत अपने शिकार को छोड़कर लिली की ओर भागा। सांप राक्षस स्वभाव से ही धोखेबाज होते हैं। उसे तुम है बेवकूफ ना बनाने दो। उस नाग राक्षस ने मासूमियत का नाटक किया। मैंने कुछ नहीं किया। असल में मैंने तो बस उसे बचाया था और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। लियो को गुस्सा होते देख लिली ने जल्दी से समझाया कि वह कोई बुरा नाग नहीं है। उसी समय ठुकराया हुआ बंदर राक्षस अपने साथियों के साथ लिली को छीनने के लिए लौट आया। उसने नाग राक्षस की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह घायल है और अब कोई खतरा नहीं है। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई।
इस अफरा-तफरी में लियो को गला घोंटकर पकड़ लिया गया। एक बंदर ने लिली को पकड़ लिया और लियो की जान के बदले उसे अपनी साथी बनने की मांग की। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, नाग राक्षस ने बंदर को लात मारकर दूर फेंक दिया और लिली को अपनी बाहों में उठा लिया। यहाँ बहुत खतरा है, वह शेर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। दोनों को भागते देख बंदरों ने उनका पीछा किया, लेकिन नाग राक्षस को कोई चिंता नहीं थी। भले ही वह श्रापित था और अपनी कमजोरी के दौर में भी था, फिर भी बंदर उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी बीच लियो गला घोंटने से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि लिली गायब थी। नाग राक्षस लिली को अपने घर ले आया। लिली ने तुरंत उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? उसने पूछा। उसने सीरियसली समझाया, तुमने पूरे बंदर समुदाय को नाराज कर दिया है और वह शेर अब अकेला है, वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अब जब मैं अचानक गायब हो गया हूँ तो लियो बहुत चिंतित होगा। लिली गुस्से से बोली, तुम उससे उसे वापस लेने की मांग कर रहे हो। नाग राक्षस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल धीरे से उसी के बालों में रख दिया। मेरी दुल्हन बन जाओ और तुम इस जंगल की स्वामिनी बनोगी। वह तुम्हें जो कुछ भी दे सकता है मैं भी दे सकता हूँ। लिली ने पलटकर जवाब दिया, तो यही तुम्हारा मकसद था? इसके बारे में सोचना भी मत, मैं कभी तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी। नाग राक्षस जाने के लिए मुड़ा। यही रुको और सोच लो, उसने कहा। लिली ने गुस्से में पैर पटका, और मैंने सोचा था कि वह एक अच्छा सांप है। तभी एक लेडी वह आई। वह नाग राक्षस की विश्वास पात्रियों में से एक थी और उसके पास लिली के लिए एक हार था। यह उसके सबसे कीमती उल्टे शल्क से बना था जो उसकी रक्षा कर सकता था। लिली उस सुंदर हार की ओर आकर्षित हुई, लेकिन यह जानते हुए कि यह उसकी सबसे कीमती वस्तु है, उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। बहस के दौरान हार गलती से पानी में गिर गया। लेडी का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई कि लिली कूर है। उल्टा शल्क नाग राक्षस की जीवन शक्ति से जुड़ा था। अपनी कमजोरी के दौरान वह पानी को छू भी नहीं सकता था। शोर सुनकर नाग राक्षस बाहर आया। उसने देखा कि उस औरत ने लिली को खुद ही हार दिया था और उसे चेतावनी दी कि वह उसकी अनुमति के बिना फिर कभी ऐसा न करे। जब वह जाने लगा तो औरत ने लिली पर उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगाया और ताना मारा कि वह उसके उल्टे तराजू के लायक नहीं है। लिली हैरान रह गई, लेकिन घायल नाग राक्षस के लिए चिंतित होकर उसने माफी मांगने जाने का फैसला किया, लेकिन उसी के दरवाजे पर हिचकिचाई। नाग राक्षस ने उसे देखा और अंदर बुलाया। उसने नाटकीय ढंग से खांसते हुए दयनीय आवाज में कहा, वह कुछ दिनों तक खून की उल्टी करेगा, लेकिन सच में ठीक है। लिली ने उसके नाटक को नजरअंदाज करते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा पूरा तरीका शुरू से ही एक साजिश थी, है ना? यह सुनकर नाग राक्षस घबरा गया। लिली ने उसके कमरे में उन 3 छोटी सांपों को देख लिया था जिन्हें उसने बहादुरी से बचाया था। वह उठकर समझाने लगा कि उसने यह प्लानिंग बस इसलिए बनाई क्योंकि लिली उसे बहुत डरती थी। समझाने के बाद वह फिर से कमजोर दिखते हुए अपनी बाह पकड़ ली। लिली ने गुस्से से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और नाटक कर रहे हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन बीत गए। साइलस नाम के उस नागरूपी जीव ने लिली के लिए मीठे फल लाए और उसने उसे अनसुना कर दिया। फिर वह उसके लिए एक कपड़ा लाया जो उसने खास उसके लिए बनाई थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने मुझे धोखा दिया है और सोचता है कि वह आसानी से बच जाएगा। क्या उसे लगता है कि मैं वह हूँ आसान शिकार? लिली फूलों के बगीचे में तितलियों को निहार रही थी और सोच रही थी कि वह कब यहाँ से निकल पाएगी। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, एक खूबसूरत लेडी की। लिली ने मुड़कर देखा तो सामने एक अजीब नर सांप जैसा राक्षस खड़ा था। वह झपटा और बेरहमी से उसकी गर्दन पकड़ ली और चिल्लाने लगा कि वह उसे मार डालेगा। पता चला कि वह आदमी साइलस का दुश्मन था। वह जानता था कि साइलस लिली को पसंद करता है और उसके हाथों लिली की मौत का ख्याल साइलस को गुस्से से पागल कर देगा। तभी साइलस वह आ गया। गौरीक, उसे छोड़ दो। हालांकि गौरीक ने अपनी कमजोर हालत में साइलस की बात पर ध्यान नहीं दिया और दोनों लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान गौरीक ने अपने पोंछ से एक जोरदार प्रहार किया जिससे साइलस खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अपनी प्रेमिका को गौरीक के चंगुल में देखकर साइलस ने तुरंत पलटवार किया। भयंकर संघर्ष के बाद गौरी को एहसास हुआ कि वह घायल साइलस के खिलाफ भी नहीं जीत सकता और भाग गया। लेकिन साइलस को जहर दिया गया था और वह जल्द ही लिली की बाहों में गिर पड़ा। लिली घबराकर उसका नाम पुकारने लगी। कमरे में वापस आकर लिली ने बिस्तर पर बेहोश पड़े साइलस को देखा और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसे बचाते हुए साइलस को जहर दे दिया गया था। वह उसकी भावनाओं को समझती थी, लेकिन उसके पास पहले से ही लियो था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और दिल ही दिल में उसने लियो को अपना साथी मान लिया था। साइलस, मुझे माफ कर दो। तभी साइलस ने कमजोरी से भरी आंखें खोली और उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक तुम मुझसे नफरत नहीं करती, बस इतना ही काफी है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसी बीच लियो स्टोन हेवन पहुंच गया और मदद के लिए अपने दोस्त फॉक्स वेस्ट से मिला।
यह सुनकर कि लियो की माता को एक सांप जैसा जानवर ने पकड़ लिया है, लोमड़ी ने कुछ ताकतवर नर इकट्ठा किया और लियो के साथ घने जंगल में चला गया। वहां लियो ने साइलस के छोटे सफेद सांपों में से एक को पकड़ लिया और उसे धमकाया कि वह उसे अपने मालिक के पास ले जाए। उस समय लिली घायल साइलस की देखभाल कर रही थी। क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार हुआ है? साइलस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे ठीक होते देख लिली ने लियो के बारे में सोचा और सोचा कि इतने समय बाद वह कैसा होगा। लिली का ध्यान कहीं और भटक रहा था। यह देखकर साइलस ने उसे हल्के से काट लिया। लिली का चेहरा लाल हो गया। तुमने अचानक मुझे क्यों काट लिया? तुम क्या सोच रहे थे? साइलस उससे पूछने ही वाला था कि तभी एक नौकरानी अंदर आ गई। यह खतरनाक, कुछ बाहरी लोग हमारे घर में घुस आए हैं। उसी समय लियो बाहर था और उसने एक छोटे सांप को बंधक बना रखा था। साइलस बाहर आओ वरना मैं तुम्हारे इस छोटे सांप को मार डालूंगा। लियो की आवाज सुनकर लिली खुशी खुशी बाहर भागी। लियो ने तुरंत उससे पूछा, क्या उस सांप ने तुम्हें परेशान किया? लियो को बेखबर देख कर साइलस ने छोटे सांप को वापस छीन लिया। तुम मेरे घर में घुसकर मेरे अधीनस्थ पर हमला करते हो। लियो, तुम मौत को दावत दे रही हो, उसने चिढ़कर कहा। लियो को लड़ते देख लिली ने जल्दी से लियो को समझाया कि साइलस उसे उसकी रक्षा के लिए लाया था और उसका कोई इरादा नहीं था। फिर उसने साइलस से उसके लिए उसे छोड़ने की विनती की। क्या तुम दोनों हाथ मिलाकर सुलह कर सकते हो? दोनों एक ही समय पर बोले, असंभव। साइलस को लग रहा था कि लिली के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है और अब इस आदमी को आकर उसे छीनने की कोशिश करनी थी। दूसरी ओर लियो को लग रहा था कि वह लिली का सच्चा साथी है और यह सांप उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। वह साइलस को सबक सिखाने के लिए धीर था। जल्द ही दोनों फिर से लड़ने लगे। अचानक लिली चिल्लाई, ठीक है, लड़ते रहो, मैं जा रही हूँ। दोनों तुरंत रुक गए। साइलस ने अपना मुंह पकड़ लिया और खांसी का नाटक करते हुए कहा कि वह सिर्फ इसलिए गुस्से में था क्योंकि लियो ने उसके अधीनस्थ पर हमला किया था। उसे खांसते देख लिली दौड़ी, चिंतित हुई और आह भरकर बात वही खत्म कर दी। फिर वह लियो के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे कहा कि वह साइलस को स्टोन हेवन चलने दे। लियो चौंक गया। वह एक शक्तिशाली 6 सितारा सर्प दानव है। वह इतना कमजोर नहीं है। लिली, उसकी बातों में मत आना। यह सुनकर साइलस ने दयनीय भाव से अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। जहर मेरे पूरे शरीर में फैलने वाला है। मुझे डर है कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। फिर उसने लिली से कहा कि वह उसके बिना चली जाए और कहा कि वह सब कुछ खुद संभाल लेगा। लियो गुस्से में दहाड़ा, तुम बेशरम सर्प दानव, क्या नाटक करना बंद करने में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? तभी प्रतिद्वंदी सर्प दानव गौरिक एक भयावह नजर से अंदर आ गया। एक सांप, एक शेर और एक लोमड़ी, सब यहाँ है। लगता है आज तो दावत होगी। साइलस ने देखा कि उसका दुश्मन अपने साथ कई मददगार लेकर आया है और वह समझ गया कि भयंकर लड़ाई होना तय है। उसने लिली को लियो के हवाले कर दिया और उसे तुरंत वहां से जाने को कहा। जाते समय लियो ने अपने लोमड़ी दोस्त से कहा कि वह बंधा हुआ न रहे। फिर वह शहर में परिवर्तित हो गया और भाग गया। गौरिक और उसके साथियों ने लालची निगाहों से अपने शिकार को और उस पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही लोमड़ी हार रही है। एक गंज सांप जैसे राक्षस ने लोमड़ी की गर्दन पकड़ ली। अरे लोमड़ी, मैंने सोचा था कि तू दौड़ने में माहिर है। मैं तुझे एक हाथ से ही गला घोंट सकता हूँ। अचानक साइलस ने अपनी पोंछे झटक कर लोमड़ी को बचा लिया। लोमड़ी को विश्वास नहीं हुआ साइलस ने उसे क्यों बचाया। साइलस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वह अपनी प्रिय लिली को दुखी नहीं देखना चाहता था। उन दोनों को जमीन पर कमजोर पड़ा देखकर गौरिक ने मजाक उड़ाया। जंगली जंगल का महान स्वामी एक लोमड़ी के साथ साजिश कर रहा है। उसी समय लिली और लियो लोमड़ी के पिता को साथ लेकर लौट आए। अपने बेटे को जख्मों से लथपथ देखकर लोमड़ी का राजा गुस्सा हो गया और तुरंत गौरिक से युद्ध करने लगा। गौरिक को करारा जवाब मिला और वह बदला लेने की कसम खाते हुए पीछे हट गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने घुर्राते हुए कहा। लेकिन लोमड़ी का राजा विचलित नहीं हुआ। उसने घोषणा की कि जब तक यह राजा है उसे उससे डर नहीं है। इसी बीच लियो ने घायल लोमड़ी का हालचाल पूछा और पूछा कि क्या वह ठीक है। लोमड़ी ने अपने मुंह से खून पोंछा। मैं ठीक हूँ। आप लोगों के समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद। लोमड़ी राजा ने फिर उन सभी के जाने की तैयारी की। अचानक जवान लोमड़ी ने लियो को बताया कि साइलस ने अभी अभी उसका जान बचाया है और पूछा कि क्या वह उसे ठीक होने के लिए लोमड़ी की मांद में वापस ले जा सकते हैं। लियो ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे घायल साइलस के पास चला गया। सभी को लगा कि वह फिर से झगड़ा शुरू करने वाला है, लेकिन इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया। उठो, हम साथ में स्टोन हेवन चलेंगे। साइलस एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने लियो का हाथ झटक दिया। तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? मैं खुद उठ सकता हूँ। लियो क्लियरली नाराज था और उसने समझाया कि वह बस लिली को साइलस के बारे में चिंतित नहीं देखना चाहता था। यह सुनकर दोनों ने लिली की ओर देखा। उसने तुरंत विषय बदल दिया और सभी को स्टोन हेवन जाने के लिए कहा। वहां पहुंचने पर लिली उन दोनों को पट्टी बंधे देखकर खुश हुई और उन्हें कुछ फल दिए।
ईर्ष्या से जलते हुए लियो ने फल छीन लिया और लिली को आराम करने के लिए कहा। फिर उसने फल का एक टुकड़ा उछाला जो साइलस के सिर पर लगा। साइलस ने ताना मारते हुए कहा, शेर सचमुच क्रूर जानवर होते हैं। दोनों में तुरंत कहासुनी शुरू हो गई। यह देख करके वे पहले की तरह एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे। लिली संतुष्ट हो गई। उस रात लियो लिली को एक तरफ ले गया और उसके साथ सोने की जिद करने लगा, लेकिन साइलस जानबूझकर खांसने लगा। लिली पर तरस खाते हुए कहा, आज रात बहुत ठंड है, क्या तुम मुझे अकेले सोने के लिए मजबूर करोगी, जबकि मैं अभी भी घायल हूँ। साइलस ने पलटकर जवाब दिया, सांप ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, और कौन कहता है कि ठंडे खून वाले जानवरों को ठंड नहीं लगती। लिली ने उन दोनों को अपनी ओर ध्यान खींचने की कोशिश करते देखा और आह भरी, आज रात सब अलग अलग सोएंगे। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो जाकर किसी दूसरे जानवर के खाल ले आओ। आधी रात को लिली पानी पीने के लिए उठी। तभी एक सांप की पूंछ चुपके से उसकी ओर सरकी और उसे ठोकर मारकर साइलस के ऊपर गिरा दिया, जिसने उसे कसकर पकड़ लिया। लिली ने उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन चाहे वह कितना भी पुकारती वह नहीं जगा। क्या वह नींद में चल रहा था? संघर्ष करते करते थक कर लिली जल्द ही सो गई। जैसे ही वह सोई, साइलस ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार से चूमा। अगली सुबह लियो जगा तो उसने उन दोनों को एक साथ गहरी नींद में सोते देखा और गुस्से से आग बबूला होकर साइलस को जान से मारने ही वाला था। हालांकि कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। तनाव को कम करने के लिए लिली ने उन सभी के लिए बारबेक्यू बनाने का प्रस्ताव रखा। उनके पास जंगली मिर्च नहीं थी, इसीलिए साइलस तुरंत उन्हें लाने चला गया, जबकि लियो शिकार पर जाने का फैसला किया। जाने से पहले लियो ने लिली को चेतावनी दी कि अगर साइलस ने दोबारा कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा। बाद में लिली को एहसास हुआ कि उसके पास पर्याप्त प्लेटें नहीं है। वह एड्रियन नाम के लोमड़ी से कुछ प्लेटें उधार लेने गया। गलती से उसने एड्रियन को कपड़े बदलते हुए देख लिया। कपड़े बदल रहा है, वह चीखी, जल्दी से पीछे मुड़ी और अपना चेहरा ढक लिया। एड्रियन ने जल्दी से समझाया कि उसे अकेले रहने की आदत है और उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, लिली ने जल्दी से जाते हुए कहा। उसने एक गहरी सांस ली। किसी और के घर में रहना वाकई असुविधाजनक था। ऐसा लग रहा था कि अब अपना घर बनाने का समय आ गया है। लिली ने फैसला किया कि उसे अपना घर चाहिए ताकि लियो को जमीन पर सोना न पड़े। लियो, जो अभी अभी शिकार से लौटा था, उसने उसकी बातें सुन ली और एक्साइटेड होकर हाथ पकड़ लिया, मानो उनके और उनके होने वाले बच्चों के लिए घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जा रहा हो। साइलस ने लियो की नासमझी पर मजाक उड़ाया, तुम्हें लगता है कि घर बनाना सिर्फ पेड़ काटने का काम है? लिली के लिए एक अच्छा घर बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ लकड़ी और औजार ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिस्टल भी चाहिए। लियो ने तर्क दिया कि वह यह सब कर सकता है, इसके लिए बस और भी ऊंचे दर्जे के जानवरों का शिकार। तभी महिलाओं का एक समूह चिल्लाता हुआ भागा। स्टोन हेवन प्लाजा में जगह पाने के लिए लिली ने पूछा कि क्या हो रहा है। लियो ने बताया कि हर पतझड़ में स्टोन हेवन में एक उत्सव होता है जहां लोग तरह तरह की चीजों का लेन देन और बिक्री कर सकते हैं। अचानक लिली की आंखें चमक उठी। उसे जीवन क्रिस्टल कमाने का एक तरीका सूझा। लियो उसके लिए जगह पाने के लिए तेजी से भागा। साइलस ने लिली की तरफ देखा। तुम्हें पता है, तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना एक उल्टा तराजू दे सकता हूँ, यह 5000 जीवन क्रिस्टल में बिकेगा। लिली ने सिर हिलाया, लेकिन यह तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। साइलस को बुरा लगा। तुम लियो को खतरनाक जानवरों का शिकार नहीं करने देना चाहती क्योंकि तुम्हें डर है कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन तुम मेरा उपहार इसलिए नहीं स्वीकार करोगी क्योंकि तुम मुझे बाहरी समझती हो, है ना? लिली अपराध बोध से मुंह फेर लिया। साइलस, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एक बार जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम्हें चले जाना चाहिए। उसी समय साइलस अपना आपा खो बैठा। उसने लिली को पकड़ा और उसे गले लगा लिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे ठुकरा रहे हो? सबसे निर्दयी 6 सितारा नाग राक्षस को। अब वह उसकी सहानुभूति जीतने के लिए बेचारे पीड़ित का नाटक नहीं कर रहा था। उसने लिली की गर्दन पर जोर से काट लिया। लिली शर्मा गई और उसका नाम पुकारा। खुद पर काबू होते हुए साइलस ने उसे छोड़ दिया और उदास होकर चला गया। 2 दिन और 2 रात साइलस सोता रहा। सपने में उसने लिली की आवाज सुनी। नींद में ही उसने आंखें खोली। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लिली ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट रखी थी। साइलस, चलो साथी बन जाते हैं, चलो हमेशा साथ रहते हैं। उसने फुसफुसाते हुए उसे चूमने के लिए झुकी। अचानक साइलस बिस्तर पर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन लिली का कोई निशान नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और कड़वी हंसी हंसी। यह सब बस एक सपना था। इसी बीच लिली को साइलस के घायल अवस्था में चले जाने की चिंता सता रही थी, लेकिन वह जानती थी कि जीवन तो चलता ही रहता है। उसने खुद को संभाला
और अपना बारबेक्यू तैयार करने लगी। राहगीर एक्साइटेड थे कि वह सिंक पर मांस क्यों भून रही है, यह देखने में स्वादिष्ट लग रहा था। एक महिला ने एक सिंक चखने के लिए उठाई, लेकिन तुरंत उसे फेंक दिया और शिकायत की कि उसका मुंह सुन्न हो गया है और जीभ में जलन हो रही है। यह देखकर बाकी जानवर जल्दी से चले गए। लिली ने सोचा था कि बस लियो को ही जंगली मिर्च पसंद नहीं है, लेकिन इससे उसने लियो को सामग्री इकट्ठा करने के लिए भेजा, मसाला। तभी उसे एक और थॉट आया, गर्मा गर्म खाना। उसकी खुशबू से जल्द ही जानवर एक्साइटेड होकर भीड़ में जमा हो गए। लिली ने मुफ्त नमूने देने की पेशकश की और कहा कि अगर पसंद न आए तो क्रिस्टल के टुकड़े देने की जरूरत नहीं है। दो जानवर ने हिम्मत करके इसे चखा और कहा कि यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना है। देखते ही देखते सब लोग उसका स्टॉल खरीदने के लिए उमड़ पड़े। पास ही यूना नाम की एक महिला देख रही थी कि नई आई लिली उसका सारा कारोबार छीन रही है और उसके मन में ईर्ष्या पनपने लगी। शरद उत्सव में लिली अपना खाना बेच रही थी, तभी उसने देखा कि उसका कुछ खाना गायब हो गया है। उसने देखा कि लियो ने चोर को पकड़ लिया है और उसे की पिटाई कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे चोरी करने की? तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। चोर ने खाना जमीन पर गिरते देखा और अपनी चोटों की परवाह न करते हुए वह छूट गया और मांस अपने मुंह में ठूंसने लगा। तभी एड्रियन आ गया। तुम्हें फिर से क्या हुआ है? उसने चिपकली जैसे जानवर से पूछा। लिली ने एड्रियन को हैरानी से देखा। तुम उसे जानते हो? एड्रियन शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाने लगा। वह दूसरे कबीले का शरणार्थी है। स्टोन हेवन ने उसे शरण दी, लेकिन वह लगातार चीजें चुराता है। गेकू बेस्ट को इतनी बेताबी से खाना खाते देख लिली का दिल पिघल गया। उस लड़के की आंखें इतनी साफ थी, वह बुरा इंसान नहीं हो सकता। दयालुतावश लिली ने उस पर कोई आरोप न लगाने का फैसला किया और बस उसे कहा कि अब और चोरी ना करे। गेको बिस्ट जम गया, फिर शर्मिंदा होकर भाग गया। तभी लोमड़ी का राजा उत्सव में पहुंचा। उसने हॉट पॉट नाम के एक अजीब नए व्यंजन के बारे में सुना था और उसे चखना चाहता था। खाते हुए वह दिल खोलकर हंसा। अगर उसे दूसरे कबीले को बेचा जाए तो इससे यकीनन ढेर क्रिस्टल मिलेंगे। इसी बीच एड्रियन और उसे के आदमी अपने गश्त जारी रखने वाले थे। लोमड़ी के राजा ने अचानक पुकारा, बेटा क्या तुम्हें यह लड़की पसंद है? एड्रियन ने तुरंत अपने पिता से कहा कि बकवास ना करे। लिली लियो की प्रेमिका है, मैं उसे चुराने की कोशिश भी नहीं कर सकता। लिली ने बहुत सारे क्रिस्टल कमा लिए थे और उसने दिन भर का काम समेटने का फैसला किया। लियो ने देखा कि जंगली मुर्गियां कम हो रही है और वह और शिकार करने चला गया। उसने लिली से कहा कि वह मुख्य सड़क से वापस जाए जहाँ ज्यादा लोग हैं। लिली मान गई। अचानक उसने किसी की आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। यह साइलस था जो तेजी से उसकी ओर आ रहा था। वह माफी मांगने और अलविदा कहने आया था क्योंकि वह जल्द ही जा रहा था। साइलस की आवाज सुनकर लिली को अचानक उदासी का एहसास हुआ और उसने पूछा कि वह कहाँ है। विदाई का एहसास हुआ। वह थोड़ा शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगा और बताया कि वह ड्रैगन और नाग दोनों कुलों का वंशज है। अपनी कमजोरी के समय में वह ड्रैगन कोल के समुद्री महल में वापस नहीं जा सका था, लेकिन अब जब वह ठीक हो गया है तो उसे वापस जाकर कुछ काम निपटाने होंगे। फिर उसने एक हार निकाला और लिली को देते हुए कहा कि यह खतरे के समय उसकी रक्षा करेगा। लिली को लगा कि यह बहुत कीमती है और उसने इसे लेने से मना कर दिया। साइलस ने कहा, इस पर पहले से ही तुम्हारी खुशबू है, अगर तुम इसे नहीं चाहती हो तो इसे फेंक दो। उसने हार उसके गले में पहना दिया और फिर उसे कसकर गले लगा लिया, मानो उसे जाने नहीं दे रहा हो। अगले दिन लोमड़ी राजा भेड़ियों के कुल के आक्रमण का सामना कर रहा था। हालांकि हमने उन्हें सीमा पर रोक दिया है, लेकिन भेड़ियों का कुल हमारा स्वाभाविक शत्रु है। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमें अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। अचानक लोमड़ी राजा को जोर से खांसी आने लगी। एड्रियन घबराकर उनके पास दौड़ा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लोमड़ी राजा ने खून की उल्टी की और गिर पड़ा। एड्रियन ने गिरते ही अपने पिता को पकड़ लिया। राजा का चेहरा काला पड़ते देख एक बुजुर्ग चिल्लाया, राजा को जहर दिया गया है। उसने तुरंत पहरेदारों को बूढ़े पशु चिकित्सक को बुलाने के लिए भेजा। बुजुर्ग ने घुटनों के बल बैठे दो सेवकों को घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा के भोजन में जहर मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? सेवक कांप रहे थे, उनके सिर झुके हुए थे। बुजुर्ग, यह संभव है। राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम पहले उनके सभी भोजन का स्वाद चखते हैं। अगर उसमें जहर मिला होता तो हम यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक घुटनों के बल नहीं बैठे होते। दूसरे नौकर ने कहा, हम लोमड़ी राजा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि वह बाहर का खाना ना खा ले। बूढ़े ने रुक कर सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस मादा के मांस में जहर मिला हो? उसने तुरंत लोमड़ी सैनिकों को आदेश दिया, लिली को मेरे पास लाओ।
एड्रियन चिल्लाया। लिली मेरे पिता को कभी जहर नहीं देगी, लेकिन बड़े ने उसे चेतावनी दी। जितनी सुंदर मादा उतना ही क्रूर हृदय। उसी बीच लिली एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। तभी लोमड़ी सैनिक अंदर घुस आए। क्रूर मादा, तुमने लोमड़ी राजा को जहर देने की हिम्मत की, इसे ले जाओ। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लियो उसके सामने खड़ा था और उससे पूछ रहा था कि वे उसे क्यों ले जा रहे हैं। लिली ने लियो का हाथ पकड़ लिया। मुझे पहले उनके साथ जाने दो, हमें पता लगाना होगा कि आखिर क्या चल रहा है। जल्द ही लिली को लोमड़ी के सामने लाया गया। बुजुर्ग ने तुरंत उसे जहर का ठीका सौंपने की धमकी दी, वरना वह जिंदा नहीं बचेगी। जहर का ठीका शब्द सुनकर लिली चौंक गई। लोमड़ी राजा को जहर क्यों दिया गया? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बुजुर्ग ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। लोमड़ी राजा बाहर का खाना कभी नहीं खाता, सिवाय उस मांस के टुकड़े के जो उसने कल तुम्हारे स्टॉल पर खाया था। लिली के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या मैंने लोमड़ी राजा को जो मांस दिया था उसमें जहर मिला हुआ था? यह कैसे संभव है? उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की कि वह लोमड़ियों के मांद के पास रहने की प्लानिंग बना रही थी। राजा को नुकसान पहुंचाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। उसे कबूल करते देख बुजुर्ग ने सैनिकों को उसे भूमिगत जेल में बंद करने का आदेश दिया और बिना उसकी अनुमति के किसी को भी उसे रिहा करने से मना कर दिया। लियो लिली का इंतजार करते हुए बेचैन हो गया। उसने लोमड़ी राजा के हॉल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। अरे दुष्ट शेर जैसे जानवर, क्या तुम्हें लगता है कि यह ऐसी जगह है जहां तुम यूं ही घुस सकते हो? लियो ने शेर का रूप धारण किया और दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल एक सैनिक ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। शोर देखकर योना ने पूछा कि क्या हो रहा है। एक पुरुष पशु ने बताया कि लिली नाम की एक महिला ने अपने मांस में लोमड़ी राजा को जहर मिला दिया है। यह सुनकर यूना घबरा गई। ओह नहीं, लोमड़ी राजा ने जहर मिला हुआ मांस खा लिया। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने उसे जहर दिया है तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद यूना के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। वैसे भी किसी को नहीं पता कि यह मैंने किया है। लिली बस बदकिस्मत है कि लोमड़ी राजा को जहर मिल गया। लिली, तुम उस जेल में सड़ जाओ। इसी बीच लिली को एक कटोरी में दाल दिया गया। वह सोच रही थी कि लोमड़ी राजा को जहर कैसे दिया जा सकता है और कौन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अंधेरे की आड़ में बुजुर्ग अकेले लिली की कोठरी में आए। लिली उन्हें देखकर हैरान रह गई। बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे एवेलिन का पता बता दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। लिली पूरी तरह से असमंजस में थी। वह उस नाम के किसी इंसान को नहीं जानती थी। बड़े बुजुर्ग ने उसे घूर कर देखा। उसे क्या आंखें तुम्हारी ही तरह नीली है और वह अजीबोगरीब खाना भी बनाती है? क्या तुम सच में उसे नहीं जानती? उनकी तीखी निगाहों से डर कर लिली ने जिद की कि वह उस इंसान को नहीं जानती। अचानक बड़े बुजुर्ग ने उसका गला पकड़ लिया। अगर लिली ने एवेलिन का पता नहीं बताया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। लिली ने संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके गले में पहना हार चमकने लगा और एक झंझनाहट के साथ एल्डर पीछे की ओर गिर पड़ा। वह अपना मुंह पकड़कर खांसने लगा। यह देखकर हैरान था कि लिली के पास चाह सितारा सर्पदानों का उल्टा शल्क था। उसे मारने में असमर्थ उसने उसे जेल में सड़ने देने का फैसला किया। एल्डर के जाने के बाद लिली ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर साइलेंस का हार ना होता तो वह सचमुच खतरे में होती। लोमड़ी राजा के हॉल के बाहर जानवर लिली की निंदा करने के लिए इकट्ठा हुए। लिली, तुमने हमारे राजा को नुकसान पहुंचाया है। अब तुम हम बाकी सब लोगों को जहर दोगी। शिकार से लौट रहे गेको बेस्ट ने शोर सुना। वह आगे बढ़ा और योना की ओर इशारा किया। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कल अपनी आंखों से योना को लिली के मांस के टुकड़े पर जहर लगाते देखा था। योना घबरा गई और गेको बेस्ट पर बकवास करने का आरोप लगाया। एल्डर ने बहस रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। जब गेको बेस्ट ने देखा कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है तो उसने बड़े से न्याय की गुहार लगाई और जोर देकर कहा कि उसने योना को लिली को फंसाते हुए देखा था। लेकिन बड़े ने उसे सख्ती से देखा और पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। गेको बेस्ट ने अपनी पूंछ की ओर इशारा किया। झूठ बोलते समय हमारी गेको बेस्ट की पूंछ का रंग बदल जाता है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। एक जानवर ने इसकी पुष्टि की। लिली को फंसाए जाने का एहसास होने पर एड्रियन ने बड़े से उसे रिहा करने की विनती की। बड़े ने अपनी तीखी निगाह योना पर डाली और पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। साथ ही उसे चेतावनी दी कि एक झूठ का भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। अचानक योना घुटनों के बल गिर पड़ी। बेनकाब होकर वह फूट फूट कर रोने लगी और माफी मांगने लगी। उसने विषनाशक सौंपने और जेल में अपनी सजा स्वीकार करने की पेशकश की, लेकिन एड्रियन दहाड़ा। लोमड़ी राजा अपनी मौत के कगार पर लेटा है। हम तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकते हैं? बड़े ने एड्रियन को विनाशक लाने के लिए भेजा। राजा के सुरक्षित होने की पुष्टि होते ही स्टोन हेवन के कानून के अनुसार जहर देने वाली योना को सजा दी जाएगी। उसे
कोड़े मारे जाएंगे और फिर घने जंगल में निर्वासित कर दिया जाएगा। बुजुर्ग ने पहरेदारों को लिली को रिहा करने का आदेश दिया। एक पहरेदार ने कोठरी का दरवाजा खोला और लिली से कहा कि वह जाने के लिए स्वतंत्र है। लिली दंग रह गई। क्या लियो ने मुझे बचाया? उसकी उलझन देखकर पहरेदार ने तुरंत समझाया कि यह सब एक गलतफहमी थी और कि गेको बेस्ट ने उसे बचाया था। उत्तर एक निरंतर धुंध से घिरा हुआ है। लिली चौंक गई जब उसने गेको बेस्ट को बाहर इंतजार करते देखा तो लिली खुशी से उसकी अभिवादन करने चली गई और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने बेपरवाही दिखाई। गलत मत समझो, मैं यूना के खुले झूठ बर्दाश्त नहीं कर सका। लिली ने पूछा कि उसे क्या कहकर पुकारे और उसने हैरानी से जवाब दिया कि उसके कोई नाम नहीं है। रात के आकाश में तारों की तरह चमकती आंखों वाले उस प्यारे लड़के को देखकर लिली ने उसके बालों को सहला। फिन नाम कैसा रहेगा? फिन ने लिली की ओर देखा और सोचा कि वह कितनी सुंदर है, लेकिन अगले ही पल वह चिढ़ गया। उसके हाथ झटक दिया और भागते हुए कहा कि कोई लड़की उसे प्यार नहीं करेगी। हालांकि उसके पहुंचे ने उसके असली भावों को जाहिर कर दिया। इस बीच लिली की रक्षा करने में खुद को कमजोर महसूस कर रहा लियो जंगल में अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी एक बड़ा भूरा भालू आया और उस पर हमला कर दिया। भयंकर लड़ाई के दौरान लियो ने भालू को हरा दिया और 5 सितारा जानवर बन गया। तभी लियो को ढूंढ रही लियो को वह मिल गया। उसने एक्साइटेड होकर लिली को अपनी बाहों में उठा लिया और बताया कि अब वह 5 सितारा पशु पुरुष बन गया है और उसके ठीक से रक्षा कर सकता है। तभी एड्रियन आ गया। लोमड़ी राजा जाग गया था और लिली से मिलना चाहता था। वह जल्द ही लोमड़ी राजा के कमरे में पहुंच गए। राजा ने लिली को कमजोर निगाहों से देखा। बुजुर्ग ने तुम्हें सिर्फ इसलिए कैद किया था क्योंकि वह मेरे बारे में चिंतित था। प्लीज उसे माफ कर दो। लिली ने मन ही मन सोचा कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि बुजुर्ग ने उसे मारने की कोशिश की थी और राजा के लिए वह सिर्फ एक अजनबी थी। हंगामा करने का कोई फायदा नहीं था। उसने इसे जाने देने का फैसला किया। हालांकि उसने फिर राजा से पूछा, क्या आप एवेलिन नाम के किसी इंसान को जानते हैं? राजा यह नाम सुनकर हैरान रह गया। लिली ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि किसी ने इसका जिक्र किया था और वह बस एक्साइटेड थी। राजा ने सीरियसली सोचते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। तुम कुछ कुछ उसके जैसी दिखती हो। एवेलिन एक चमत्कारी पशु स्त्री थी। वह कई साल पहले रत्न राजधानी में गायब हो गई थी और उसका पता अभी भी अनजान है। फिर लिली ने राजा से रत्न राजधानी के बारे में बताने को कहा। राजा दिल खोलकर हंसा। यह दुनिया 4 महाद्वीपों में विभाजित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम पश्चिम में है जहाँ असंख्य आकार की जनजातियां रहती है। दक्षिण में घना जंगल है जो भीतरी और बाहरी क्षेत्रों में विभाजित है। साइलस बाहरी जंगल का लॉर्ड है। सफेद धूत रहस्यमय हिरणों का घर है, राजा ने कहा। और रत्नों की राजधानी पूर्व में है। कहते हैं कि वहाँ के पशुमान घरों और कपड़ों को रत्नों से सजाते हैं। 5 सितारा पशु मानव सड़कों पर घूमते हैं और वे खांसे के प्यालों में पानी पीते हैं। लिली हैरान रह गई। खांसे के प्याले पूर्व अन्य महाद्वीपों से कहीं ज्यादा उन्नत था। उसने राजा से पूछा कि अन्य महाद्वीप इतने विकसित क्यों नहीं है। राजा ने बताया कि तुम्हें एवेलिन से पूछना होगा। रत्न की राजधानी की रचना उसी ने की थी। यह सुनकर लिली दंग रह गई। क्या एवेलिन भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेने वाली हो सकती थी? इतनी उन्नत तकनीक में महारत हासिल करना अविश्वसनीय है। लोमड़ी राजा ने रत्न की राजधानी में रहने वाले एक अन्य मनुष्य के बारे में जानने के बाद विचारशील लिली उसके कमरे से बाहर निकल गई। लियो जो बाहर इंतजार कर रहा था उसने खुशी से पूछा कि उसने और राजा ने क्या बात की। लिली ने यह कहकर बात टाल दी कि वह उसे बाद में बताएगी। अभी उन्हें अपना घर बनाने में वापस ध्यान लगाना था। समय तेजी से बीत गया और उनका आखिरकार घर बनकर तैयार हो गया। लियो शिकार से अपना सामान लेकर लौटा और लिली के लिए रात का खाना बनाने के लिए तैयार था। जब लिली मदद के लिए कोशिश कर रही थी तभी उसे अचानक अपने पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। लियो घबरा गया और तुरंत उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी जांच करने ही वाला था कि लिली शर्मिंदा हो गई और उसने झट से उसे रोकने के लिए कोशिश की और उससे जानवर के खाल का एक टुकड़ा लाने को कहा। थोड़ी देर में ही लिली ने एक काम चलाऊ तकिया बना लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि लियो ने उसे उठाया और एक्साइटेड होकर उसकी जांच करने लगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने हकलाते हुए उसे वापस छीन लिया और बोली, इसे मत छुओ। लियो का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी हो। अगली सुबह लिली ने आलू से भरी एक टोकरी खोदी और रात के खाने में आलू और पसलियों का स्टू बनाने के बारे में खुशी खुशी सोच रही थी। तभी उसने एड्रियन और उसके भाई को बहस करते सुना। भाई मार्कस एड्रियन पर आरोप लगा रहा था कि उसके पिता को उसकी अनुपस्थिति में जहर दिया गया था और एड्रियन को अगला लोमड़ी राजा बनने के अयोग्य बता रहा था। एड्रियन चिल्लाया, पहरेदारों की इस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो गश्त पर चलते हैं। मार्कस ने मजाक उड़ाते हुए हंस दिया। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा एड्रियन? जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम किसी काम के नहीं हो। एड्रियन ने निराशा में दांत पीस लिए। गार्ड्स को मार्कस के पीछे जाते देख एड्रियन उदास हो गया। तभी लिली वहां आई और वह थोड़ी देर साथ चले और लिली उसे आलू की टोकरी दी। पता चला कि दूसरा जानवर एड्रियन का बड़ा सौतेला भाई था और मार्किस हमेशा से उसका विरोधी रहा था।
एड्रियन उदास होकर नीचे देखने लगा, शायद इसलिए कि मैं बहुत कमजोर हूँ। लोमड़ी राजा के बेटे के रूप में मेरा पद कभी नहीं बढ़ा। लिली ने उसे सीरियसली देखा। एड्रियन, मैं लोगों को दिलासा देने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक राजा में कम से कम सहनशीलता तो होना चाहिए। मार्कस की तुलना में तुम राजा बनने के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त हो। तभी लिली अपने पंजों पर खड़ी हुई, एड्रियन के करीब झुकी और उसके कंधे से एक पत्ता तोड़ लिया। एड्रियन का चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो गया। उसने सोचा था कि वह कुछ और करने वाली है, लेकिन उसे पता चला कि वह ज्यादा सोच रहा था। वह शर्मिंदगी छिपाने के लिए बस छींक ही मार सका। इस बीच लोमड़ी राजा सर्दियों के भोजन भंडार पर चर्चा कर रहे थे और यह तय कर रहे थे कि शिकार दल का नेतृत्व कौन करेगा। एड्रियन तुरंत आगे आया और इस कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आया, लेकिन बड़े राजा को लगा कि राजकुमार के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना बहुत खतरनाक होगा। पर एड्रियन अपनी बात पर अड़ा रहा। राजकुमार होने के नाते ही मुझे जाना होगा। यह सुनकर लोमड़ी राजा ने एड्रियन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और उसे 3 दिन बाद दल का नेतृत्व करने की अनुमति दे दी। आदेश दिया कि वह जिंदा वापस लौटे। पिता के शब्द ने एड्रियन के संकल्प को और मजबूत कर दिया। 3 दिन बाद एड्रियन के जाने का समय आ गया। लिली और लियो उसे विदा करने आए और उसकी यात्रा मंगलमय होने की कामना की। उन्हें जाते हुए देख कर लिली ने लियो को बेचैनी से देखा। पतझड़ का मौसम सबसे समृद्ध मौसम होता है और सर्दी अचानक आ रही थी। उसे इस बात का डर सता रहा था। लिली ने लियो से कहा, चलो कुछ खाने का सामान इकट्ठा करते हैं। जंगल में लिली को कद्दू जैसी कोई चीज मिली। लियो ने झटे से उसे अपने हाथों में खोल दिया। लिली ने एक टुकड़ा उठाया। उसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह खाने लायक है या नहीं। लियो ने उसे बताया कि शिकार के दौरान वे छोटे जानवरों को इसे खाते हुए देखते हैं। लिली ने एक टुकड़ा खाया और हैरान रह गई। सच में लाजवाब था और मुंह में दूधियापन भी था। वह लियो को भी थोड़ा चखने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन उसके हाथ चिपचिपे थे। लियो ने बस उसका हाथ पकड़ा और उसे चाटकर साफ करने लगा। शर्मिंदा होकर लिली ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अजीब तरह से खांसने के बाद दूसरे फल और शिकार की तलाश में निकल पड़ी। जल्द ही उन्हें एक जंगली मुर्गी और एक बर्फीला जानवर मिल गया, खरगोश। लिली को लगा कि यह बर्फीला खरगोश नीचे रखने को कहा। उसने इस बात पर जोर दिया कि वह उससे बहुत प्यारा लगा और वह उसे अपने पास रखना चाहती थी। पालतू जानवर। अचानक उन्हें 2 आदमियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वे फिन नाम के चिपकली जैसे जानवर की ओर इशारा कर रहे थे और उस पर उनका सुअर का मांस चुराने का आरोप लगाते हुए उसे वापस लेने की धमकी दे रहे थे। फिन ने जोर देकर कहा कि उसने खुद उसका शिकार किया। उनमें से एक आदमी ने फिन को पकड़ लिया। अगर तुमने इसे वापस नहीं दिया तो तुम्हें एक और मार पड़ेगी। यह देखकर लिली दौड़कर आई और फिन के सामने खड़ी होकर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे को धमकाने की? तुम बेशर्म हो। दोनों आदमियों ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि फिन ने उनका मांस चुराया है। लिली फिन की ओर मुड़ी और पूछा कि क्या यह सच है। उसने तुरंत समझाया कि पिछली बार जब उसने उसे पकड़ा था तब से उसने कुछ भी नहीं चुराया है। उनमें से एक आदमी ने फिन को घमंडी नजर से देखते हुए कहा कि वह चोर है और कभी नहीं बदलेगा। फिन ने लिली की ओर देखा और सोचा कि शायद वह भी उसे चोर समझती है। हम जो भी हो, वैसे भी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर लिली ने सीरियस चेहरे से कहा कि उसे फिन पर भरोसा है। वह उन आदमियों की ओर मुड़ी। अगर सुअर का यह पैर तुम्हारा है तो बाकी सुअर कहाँ है? दोनों आदमी हैरान रह गए और शर्मिंदा होकर मुड़कर चले गए। फिन ने अविश्वास से लिली की ओर देखा। उसे स्तब्ध देख कर लिली बोली, मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारे घाव का इलाज कर दूंगी। झोपड़ी में वापस आकर फिन ने लिली को अपने घाव की देखभाल करते देखा और उससे कहा कि उसे बच्चा ना कहे। उसे यह पसंद नहीं था। उलझन में पड़ी लिली ने उसकी ओर देखा जब उसने कहा कि वह लियो की तरह ही बड़ा होकर ताकतवर बनेगा। अगले ही पल लियो ने उसका हाथ पकड़ा और घाव साफ करते हुए थोड़ा और दबाव डाला। फिन दर्द से कर राह उठा। लिली ने घमंड से उसकी ओर उंगली उठाई। एक वयस्क जानवर दर्द में नहीं चिल्लाता। तुम अभी भी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का आनंद लेना चाहिए। फिन और भी नाराज हो गया। वह उसके करीब झुककर बोला, मानो या ना मानो, मैं बहुत ताकतवर बनूंगा। फिन वह उठा और चला गया। लिली उसे हैरान होकर देखती रही। क्या आजकल के सारे जवान इतने प्रगतिशील सोच वाले होते हैं? मेरी समझ से परे है। फिन एक जंगली सुअर को उपहार के रूप में उसी की झोपड़ी में घसीट कर ले आया। लियो ने उसे देखा और तुरंत उठा लिया। क्या कर रहे हो नन्हे शावक? फिन ने बताया कि वह लिली को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दे रहा था। चिढ़कर उसने लियो से उसे नीचे रखने को कहा। लियो ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो खुद को छुड़ाने की कोशिश करो। लिली उनसे थक चुकी थी। झगड़े को शांत करने के लिए लियो बीच में आ गया। लियो ने फिन को
जाने दिया, लेकिन उसे घूर कर देखा। लिली के पास मैं हूँ, उसे तुम्हारे तोहफों की जरूरत नहीं है। फेन ने कमर पर हाथ रखकर आत्मविश्वास से कहा, एक दिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। लियो गुस्से में आ गया और उसने फेन को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। लियो को इतना गुस्से में देखकर लिली को एहसास हुआ कि वह कितना अधिकार जताने वाला है और उसने उसे शांत करने के लिए कुछ अच्छा खाना बनाने का फैसला किया। इस बीच लियो इस बात से नाराज था कि उसे के जाते ही कोई लिली को रिझाने की कोशिश कर रहा था। उसे लिली को अपनी अहमियत दिखानी थी। वह सोच रहा था कि लिली ने अभी तक उसे सांत्वना क्यों नहीं दी। क्या उसने अपने दिल की बात खोलकर नहीं कह दी थी? लेकिन जब वह मुड़ा तो लिली जा चुकी थी। उसे तुरंत पछतावा हुआ। लिली मेरे लिए इतनी अच्छी है, मैं उस पर इतनी आसानी से गुस्सा कैसे हो गया। तभी लिली खाना लेकर उसकी तरफ आई। लियो ने तुरंत उसे गले लगा लिया और माफी मांगी। लिली उलझन में थी। अभी क्या हुआ, वह माफी क्यों मांग रहा है? लियो ने शर्मिंदा होकर मना की। शायद वह ज्यादा सोच रहा था। अगली सुबह फिन ने देखा कि एक लोमड़ी ठंड से जमकर मर गई है। खबर सुनकर लोमड़ी राजा तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और आह भरते हुए बोला, यह सर्दी तो और भी मुश्किल होती जा रही है। तभी भेड़ियों का कबीला आ गया। उनके सरदार फैन रीस ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है लोमड़ियों के ठिकाने अब खत्म होने वाले हैं। लोमड़ी राजा ने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। फैन रीस ने बुरी इरादे के साथ कहा, तुम लोमड़िया भोजन जमा करने के लिए जानी जाती हो, हम भी स्वाभाविक रूप से कुछ लेने आए हैं। एड्रियन का भाई मार्कस राजा के सामने आकर गुर्राते हुए बोला, लोमड़ी कबीले पर धौंस जमाने की कोई जरूरत नहीं है। फैन रीस ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। जल्द ही मार्कस हार मान गया और जमीन पर घायल पड़ा रहा। फैन रीस ने उसकी दर्द भरी चीखों पर मजाक उड़ाया। अचानक लियो वह आया और फैनरिस को नीचे गिरा दिया। यह जानकर कि लियो एक 5 सितारा शेर है और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, फेनरिस ने उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की और कहा कि अगर वह दूसरे कबीले जीतने में उनका साथ दे तो वह सारा माल बांट देगा। लियो ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। मेरे साथ सहयोग करो, तुम इसके लायक नहीं हो। बाकी भेड़िए लियो के चारों ओर जमा हो गए। लिली चिंतित हो गई। तभी फेनरिस लिली के पास आया। कितनी सुंदर स्त्री हो तुम, क्या तुम भेड़ियों के कबीले में वापस आकर मेरी रानी बनना चाहोगी? लिली के लिए चिंतित फिन ने एक भेड़िए को जोर से काट लिया। उसने उसे पकड़ा और फेनरिस पर जोर से घुमाया, लेकिन फेनरिस बहुत तेज था और उसने उसे पकड़ लिया। लिली को एक लकड़ी की छड़ी दिखाई दी। पास ही खड़े एक भेड़िए ने उसे पकड़ा और उस पर जोर से वार किया। सुंदर स्त्री, बस आत्मसमर्पण कर दे, मेरे साथ आ और तू हर दिन भर पेट खाना खा पाएगी। अगले ही पल लिली ने उसे वही लात मारी जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। आप लोग समझ जाएंगे। कहानी पर लौटते हैं। फेनरिस दर्द से कर्राते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लिली चिल्लाई, मैं तेरी माँ हूँ, समझे? यह देखकर फिन ने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत डरावना है। तुम किसी को भी नाराज कर सकते हो, लेकिन इस औरत को नहीं। इसी बीच लियो दूसरे भेड़ियों से घिरा हुआ था। वह अपने शेर के रूप में बदल गया और जोरदार दहाड़ के साथ हमला कर दिया। अपने आदमियों को हिचकिचाते देख फेनरिस चिल्लाया, उसे पकड़ो, हमें आज ही इस शेर को मारना होगा, वरना हम सब आज भूखे मरेंगे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, धड़ाम धड़ाम की आवाजें आई और सारे भेड़िए दर्द से कर्राहते हुए जमीन पर गिर पड़े। लियो ने कहा, कमजोरों का झुंड। बचा हुआ भेड़िया लियो को अपनी ओर आते देख पीछे हट गया और फिर मुड़कर भाग गया। लियो को सुरक्षित देखकर लिली ने खुशी से उसका नाम पुकारा, लेकिन लियो को उसकी चिंता सता रही थी। उसे डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। लिली ने देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा है और उसने जल्दी से पट्टी बांध दी। एक सुंदर सा रिबन भी लगा दिया और उसे कुछ दिनों तक हाथ गीला न करने को कहा। तभी लियो के पेट से जोरदार आवाज आई। लिली खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे कुछ फल दिए। लियो ने अपना घायल हाथ ऊपर उठाकर उसे एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह खिलाने को कहा। लिली को मजा आया और उसने एक टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में डाल दिया। फिर उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। उसने लिली की उंगलियों को चाटा। लिली ने शर्माते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। लियो सीरियस हो गया। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और भेड़ियों का कबीला लगातार खतरा बना हुआ है। उनका नेता महत्वाकांक्षी है। वे हार नहीं मानेंगे, हमें एक प्लानिंग बनानी होगी। अचानक लिली ने अपनी मुठ्ठियां बींच ली और लियो की ओर उत्साह से देखा। उसके पास एक बेहतरीन उपाय था। तभी लोमड़ी राजा उनके पीछे आया। लिली, भेड़ियों से निपटने के लिए तुम्हारे पास क्या उपाय है? बताओ तो सही। लिली ने गंभीर भाव से 2 शब्द कहे, रणनीतिक हमला।
इसी बीच भेड़िए फिर से संगठित हो रहे थे। उनमें से एक ने फेनरिस को यह कहकर हार मानने के लिए मनाने की कोशिश की कि वे 5 सितारा शेर जैसे जानवर का मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनकर फेनरिस ने उनके पेट में लात मार दी। अगर तुम कायर हो तो दफा हो जाओ, हम बहुत ज्यादा है। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। एक और भेड़िए ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि इतने सारे लोगों के साथ उन्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन फेनरिस को पूरा भरोसा था, मेरे पास पहले से ही है एक प्लानिंग। यह तो बस एक ही लोमड़ी का मांद है। उस रात भेड़िए जानवरों के खाले लेकर लोमड़ी राजा के पास भोजन के बदले व्यापार करने की पेशकश करने आए और अपने पिछले कामों के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। लेकिन राजा खुश नहीं हुआ। तुमने मेरे बेटे मार्कस को घायल कर दिया, मैं तुमसे व्यापार क्यों करूं? फेनरिस ने कंधे उचका दिए। फिर हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम दोनों खत्म न हो जाए। राजा को हिचकिचाते देख फेनरिस ने एक खाल लियो की ओर फेंक दी। इस खाल को देखो, यह ताजी, मुलायम और बढ़िया है। बड़े ने पूछा कि वे रात में व्यापार क्यों कर रहे हैं। फेनरिस ने अपनी ठुड्डी सहलाई। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो मेरे कुछ भेड़िए अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। क्या तुम व्यापार करोगे या नहीं? राजा मुड़ा और बड़े को उन्हें भंडारित भोजन में से कुछ देने का आदेश दिया। फेनरिस मुस्कुराया। तुम सीधे मेरे जाल में फंस गए। व्यापार के बाद भेड़िए चले गए। उनमें से एक ने पूछा कि क्या वे सचमुच बस व्यापार कर रहे थे? अगली सुबह जब लोमड़ी राजा एक सभा कर रहा था, एक सैनिक घबराकर अंदर भागा। महाराज, यह बहुत भयानक है। ऐसा लगता है कि जैसे सब जहर से प्रभावित हो गए हैं। राजा दंग रह गए। यह सब अचानक कैसे हो गया? सिपाही ने बताया, व्यापार में खरीदे गए खाले बांटने के बाद ऐसा हुआ। वह सब इसी हालत में जागे तभी लियो को अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। खाल में कुछ गड़बड़ है, उसने गिरने से पहले किसी तरह कहा। उसी समय फेनरिस पागलों की तरह हंसते हुए आया। चीटी कबीले का जहर वाकई कुछ अलग है, रंगहीन, गंधहीन और खामोश हत्यारा। दूसरे जानवर शायद ठीक होते, लेकिन तुम्हारे हाथ पर घाव है। मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा दहाड़ते हुए अपने लोमड़ी रूप में बदल गए और फेनरिस पर झपटे। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन जल्द ही राजा की गर्दन पर काट लिया गया और उन्हें एक तरफ फेंक दिया गया। बुजुर्ग ने उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हुए फेनरिस पर चिल्लाते हुए कहा, यह मत सोचो कि लोमड़ी के ठिकाने असुरक्षित है। जब एड्रियन और उसका भाई लौटेंगे तो वे तुम्हें ऐसा ही नहीं जाने देंगे। फेनरिस पागलों की तरह बुजुर्ग पर टूट पड़ा। जब तक वे वापस आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मरने वाले पहले तुम ही होंगे। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई। यह लिली थी, जो कुछ जानवरों के साथ लौटी थी। उसने फेनरिस को पुकारा, तुम्हें अपने घर की ज्यादा चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? फेनरिस उलझन में मुड़ा। तुमने लोमड़ियों को उनके मांद में नुकसान पहुंचाया, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर पर छापा मारा। भेड़ियों की मांद, राजा को रिहा करो और विषनाशक छोड़ दो, वरना आज भेड़ियों के कबीले का अंत हो जाएगा। फेनरिस जोर से हंस पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? लेकिन लिली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भेड़ियों का राजा एक भयंकर योद्धा है और मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जिन शावकों और मादाओं को मैंने छिपा रखा है, उनका भविष्य क्लियर है। फेनरिस से डर से उसे घूर रहा था। उसका रणनीतिक प्रहार क्रूर था। आखिरकार वह मान गया और उसने बताया कि सिल्वर लीफ की जड़ ही विनाशक है। लिली ने बेहोश लियो को अपनी बाहों में उठाया और फेनरिस से कहा कि उसके लोग ठीक हो जाने के बाद वह उसे बताएगी कि उसके शावकों और मादाओं को कहाँ छिपाया गया है। लिली लियो की देखभाल करती रही, जो 3 दिनों से बेहोश था। पशु चिकित्सक ने लाचारी से आह भरी। सिल्वर लीफ की जड़ सही विनाशक है, लेकिन चींटी के जहर से ठीक होना बहुत मुश्किल है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए। यह सुनकर लिली ने लियो का हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और उसे की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम जाग जाओ ना, हमने साथ में बहुत कुछ झेला है और हम हमेशा हर मुश्किल से उबर जाती है। इस बार भी तुम ठीक हो जाओगे ना? जब तुम जागोगे तो हम टूटते तारे देखने जाएंगे, हम रत्नों की राजधानी जाएंगे, हम हर उस जगह जाएंगे जहां हम अभी तक नहीं गए हैं। अपनी बेहोशी की हालत में लियो अपने बचपन के सपने देख रहा था, रो रहा था और अपने माता पिता से उसे न छोड़ने की भीख मांग रहा था। लेकिन सपने में ही उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। 3 दिन कोमा में रहने के बाद लियो आखिरकार जाग गया। उसे जगह देख कर लिली बहुत खुश हुई। लियो चिंता से उसे देखते हुए बैठ गया। लिली की आवाज भावनाओं से भर गई।
मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। लियो ने उसके बालों पर हाथ फेरा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने उसे अपने सपने के बारे में बताया और लिली को एहसास हुआ कि वह एक बुरे सपने में फंसा हुआ था, इसीलिए वह जाग नहीं पा रहा था। उसने चिंता से उसका चेहरा छूते हुए पूछा, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मुझे देखने दो। लियो ने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे की सहमति मांगी और बस इसी तरह वे सच्चे साथी बन गए। अगले दिन परिषद भवन में लोमड़ी राजा ने भेड़ियों के आक्रमण में लिली की भूमिका के लिए उसका आभार व्यक्त किया। उसकी दूरदर्शिता के कारण लोमड़ियों के ठिकाने को हुए नुकसान को रोका जा सका। नुकसान कम हो गया था और वे सर्दियों में जिंदा रह सकेंगे। लिली ने विनम्रता से आंसर दिया, यह तो बस एक छोटी सी तरकीब थी। आपकी बुद्धिमत्ता से महाराज, मुझे पता था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। राजा ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उनका चेहरा सीरियस हो गया। फेनरिस अपने लोगों को लेकर इस महाद्वीप को छोड़कर चला गया है, जैसा वादा किया था। हमें उनके मादाओं और शावकों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। यह सर्दी बढ़ती जा रही है। सभी पशु पुरुषों को सतर्क रहना चाहिए। बैठक के बाद लिली अपने बर्फीले खरगोश को खाना खिलाने घर गई, लेकिन उसने देखा कि वह खाने से मुंह फेर रहा है। उसे चिंता हुई कि कहीं वह बीमार तो नहीं हुए। उसके पीछे खड़ा लियो भी इसे अजीब तरीके से देख रहा था। बर्फीले खरगोश सर्दियों में अपने सहनशीलता के लिए जाने जाते थे। अगर यह मर जाता है तो हम इसका सूप बना लेंगे, उसने कहा। लिली खुश नहीं थी। हमने इसे इतने लंबे समय से पाला है, हम इसे यूं ही नहीं खा सकते। मुझे इससे बहुत लगाव हो गया है। लियो ने उसे गले लगाया। तुम बस यही कह सकती हो कि तुम्हें मुझसे लगाव है। लिली ने उसकी ओर देखा। एक छोटे से जानवर से कौन ईर्ष्या करता है? लियो ने सीरियस होकर जवाब दिया, मैं इंसान नहीं जानवर हूँ। अगली सुबह पशु पुरुष मदद के लिए लोमड़ी राजा के महल की ओर दौड़े। उनके सभी पालतू जानवर रात भर में ही मर गए थे। राजा ने उन्हें शांत होने और जानवर के लक्षणों का वर्णन करने के लिए कहा। जानवर अकड़ा हुआ था, डरा हुआ लग रहा था और एक खास दिशा में धीमी आवाजें निकाल रहा था। लिली और लियो ठीक समय पर वह पहुंचे और उन्होंने यह सब सुना। बुजुर्ग ने कहा, यह कोई शिकारी जानवर नहीं हो सकता। मैंने एक बार एक बूढ़े जानवर से ऐसी ही कहानी सुनी थी और बाद में उनकी जनजाति एक भयंकर बाढ़ में नष्ट हो गई थी। यह छोटे जानवर हालांकि बुद्धिमान नहीं होते, कभी कभी हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। जानवर डर से चिल्लाए, बाढ़! लेकिन आसपास कोई बड़ा जलाशय नहीं था। क्या यह कुछ और हो सकता है? लिली ने इस बारे में सोचा। लोमड़ियों के मांद पहाड़ों से घिरे हुए थे। अगर बुजुर्ग की कहानी सच थी तो यह बाढ़ नहीं होगी, यह बर्फीली तूफान होगा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। महाराज, मैं बुजुर्ग से सहमत हूँ। हमें तुरंत खाली करना पड़ेगा यह पहाड़, वरना हम जानलेवा खतरे में पड़ सकते हैं। अचानक जमीन हिलने लगी। जानवर घबरा गए। पहाड़ों की ओर देखते हुए उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना, क्योंकि मोटी बर्फ उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी और पल भर में उनके घरों को दफन कर दिया। लिली को पसीना आ गया और वह चिल्लाई, किनारों की ओर भागो, बर्फ के रास्ते से बचो। लियो शेर में बदल गया और लिली को अपनी पीठ पर बिठाकर भागने की कोशिश करने लगा। एक जानवर ने उसका पैर पकड़ लिया और साथ ले जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन लिली घबराकर पीछे देखने लगी। उन्हें पता था कि बहुत देर हो चुकी है। एक जोरदार आवाज के साथ वे सब बर्फ के नीचे दब गए। कुछ दिनों बाद लिली ने अपनी आंखें खोली और जो देखा उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या मैं बर्फीली तूफान में फंसी नहीं थी? क्या मैं जिंदा हुई या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? तभी साइलस ने उसे जागते हुए देखकर खुशी से कहा, लिली थोड़ा पानी पी लो। साइलस को देखकर लिली समझ गई कि उसे बचा लिया गया है। लियो और बाकी लोग कहाँ है? उसने पूछा। साइलस का चेहरा सीरियस हो गया। जब मैं पहुंचा तो पूरी लोमड़ी की मांद बर्फ में दबी हुई थी। मैंने तुम्हें सबसे पहले बाहर निकाला। जब मैं लियो को वापस लाने जा रहा था तभी बर्फ की एक और लहर आ गई। जब तक मैं उसे दोबारा ढूंढ पाता वह जा चुका था। लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसके लिए एक निशान छोड़ दिया है। अगर वह जिंदा है तो वह हमें ढूंढ लेगा। क्या यह सच है? लिली ने चिंतित होकर पूछा। साइलस ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें मेरा दिल टूटता हुआ महसूस नहीं हो रहा? लिली को अब भी यकीन नहीं हुआ। क्या लियो सचमुच चला गया या तुमने जानबूझकर सिर्फ मुझे ही बचाया? यह सुनकर साइलस ने कमर पर हाथ रख कर गहरी सांस ली। तो तुम मेरे बारे में यही सोचती हो कि मैं इतना बुरा हूँ? मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं उसे सच में नहीं ढूंढ पाया। वह आदमी आंखों का कांटा है, लेकिन मैं उसे मरने के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता। वे गुफा से बाहर निकल गए। साइलस ने लिली को बताया कि वे
रत्नों की राजधानी के रास्ते पर है और किसी और खतरे से पहले उन्हें जल्दी निकलना होगा। लेकिन लिली लियो का इंतजार करना चाहती थी। साइलिस ने समझाया कि इलाके के सभी जानवर या तो शीत निद्रा में है या ठंड से मर चुके हैं। अगर वे रुके तो भूख से मर जाएंगे। उसने लिली का हाथ पकड़कर उससे विनती की। उसे बच्चे जैसा बिहेवियर करते देख लिली समझ गई कि निकलना ही सही फैसला है और अनिच्छा से मान गई। साइलिस ने बच्चे की तरह उत्साहित होकर लिली की गर्दन में हाथ डाल दिया। अगर हमें रत्नों की राजधानी जाना है तो हमें अपने रास्ते की योजना बनानी चाहिए। रात में कहाँ रुकना है और क्या खाना है, यह तय करना सही। साइलिस ने आत्मविश्वास से उसे पीछे देखने को कहा। चिंता मत करो, सब ठीक है। लिली पीछे एक बड़े जंगली सूअर को देख कर हैरान रह गई। उसने पूछा कि उन्होंने उसे कैसे पकड़ा। साइलिस ने बताया कि उसके 3 छोटे सांप घात लगाकर हमला करने में माहिर थे और उसके ट्रेनिंग से और भी मजबूत हो गए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने आगे के सफर के लिए जल्दी आराम करने की प्लानिंग बनाई थी। लिली को नींद नहीं आ रही थी। वह इस बात से हैरान थी कि वह बर्फीली तूफान से बच गई थी, लेकिन चिंता थी कि क्या लियो भी इतना ही भाग्यशाली रहा होगा। एक ठंडी हवा इससे उसे छींक आ गई। यह देखकर साइलिस ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और गर्म करने के लिए अपनी पहुंच उसके चारों ओर लपेट ली। मौसम बहुत खराब है, अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। उसने वादा किया कि वह हद पार नहीं करेगा। लिली को अभी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन बहुत ठंड थी, इसीलिए उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। अगली सुबह लिली उठी तो देखा कि साइलिस और उसके सांप जा चुके हैं। ये सोचकर कि वे जल्द ही चले जाएंगे, उसने बचे हुए सुअर के मांस को भूनकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अचानक उसे चक्कर आने लगे, उसे जोर से खांसी आई और उसके हाथ पर खून का एक धब्बा दिखाई दिया। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। बाहर साइलस अपने छोटे सांपों को शिकार के लिए अपने जहरीले दांतों का इस्तेमाल करने के लिए डांट रहा था, जिससे अगर लिली मांस खा लेती तो उसे जहर हो जाता। तभी एक सांप चिल्लाया, मालिक, लिली मर गई है। साइलस गुफा में भागा और घबराकर उसे देखने गया। यह देखकर उसे राहत मिली कि उसे बस जहर लगा था। थोड़ी देर बाद एक छोटा सांप बच्चों के लिए दवा लेकर आया। इसे पीने के बाद लिली बेहोशी की हालत में लियो का नाम पुकारने लगी। साइलस ने उसे थोड़ी ईर्ष्या से देखा। लिली का शरीर गर्म हो गया और उसने उसे विनती की कि वह उसे ना टोके। मैंने तुम्हें नहीं टोका, साइलस ने जल्दी से कहा। तुमने अभी अभी विनाशक पिया है और तुम्हारे शरीर में प्रतिक्रिया हो रही है। यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। अचानक उसने उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। उसने उसे कहा कि जब वह जागेगी तो वह उसे जो चाहे सजा दे सकती है। लेकिन लिली रोने लगी कि उसे बहुत तेज बुखार है और उसने उससे अपने कपड़े उतारने की विनती की। उसे हिचकिचाते हुए देखकर उसने कहा कि उसकी त्वचा आग की तरह जल रही है और वह दर्द से तड़प रही है। साइलस ने अपने छोटे सांपों पर चिल्लाते हुए पूछा कि उन्होंने उसे किस तरह की दवा दी है। एक सांप ने धीरे से कहा कि यह उपचार करने वाली जड़ी बूटी है और अगर वह अपने जानवर रूप में बदल सके तो उसे बेहतर महसूस होगा, लेकिन वह नहीं बदल सकी। दूसरे सांप ने तुरंत कहा कि उसके लक्षणों को कम करने के लिए एक और तरीका है। मालिक, आपको अभी उसके साथ संभोग करना होगा। इससे पहले कि साइलस कुछ रिएक्ट कर पाता, लिली ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने कहा कि वह कितना ठंडा महसूस हो रहा है। उसने साइलस का हाथ अपने चेहरे से लगाया और फिर अचानक उस पर झपट मारकर उसे अपने नीचे दबा लिया। इस तरह साइलस लिली का सहारा बन गया और वे सच्चे साथी बन गए। जब लिली जागी और उसने साइलस को अपने बगल में देखा तो उसे याद आया कि क्या हुआ था। जो हुआ था वो हो चुका था। थोड़ी दोषी महसूस करती हुई उसने कहा कि वह जिम्मेदारी लेगी। जल्द ही उन्होंने अपने सामान पैक किया और रत्नों की राजधानी के लिए निकल पड़े। इसी बीच लियो बर्फ के नीचे से रेंग कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा था। लिली की चिंता में उसे अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसे जमीन पर तरल की एक बूंद मिली और उसे एहसास हुआ कि यह साइलस की लार थी। सांप जैसे जानवर अक्सर इसका इस्तेमाल संदेश छोड़ने के लिए करते थे। क्या यह साइलस का कोई सुराग हो सकता है? निशानों का पीछा करते हुए उसने देखा कि वे रत्नों की राजधानी की ओर जा रहे थे, लेकिन लियो को अभी तक नहीं पता था कि लिली का अब एक और साथी है। उस शाम साइलस ने डेरा डालने का फैसला किया और लिली से कहा कि वह वही रहे, क्योंकि आसपास दूसरे जंगली जानवर हो सकते हैं। उसने अपने 3 छोटे सांपों को उसकी रक्षा के लिए छोड़ दिया। लिली खुशी खुशी अपना भुना हुआ मांस खा रही थी। जब उसने देखा कि उसकी थाली से खाना गायब है, एक आवाज आई, है स्त्री, तुम इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाती हो? लिली ने गुस्से से पूछा, तुमने मेरा खाना क्यों चुराया? जंगली मुर्गे, फिनिक्स ने उसे
दिलासा दिया कि वह मुफ्त में नहीं खाएगा। फिर उसने अपने शरीर से एक पंख निकाला और उसके हाथ में रख दिया। यह एक अनमोल खजाना है। लिली प्रभावित नहीं हुई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुर्गी का पंख एक अनमोल खजाना है। तीनों छोटे सांप। यह जंगली मुर्गा कहाँ से आया? दफा हो जाओ, यह हमारा इलाका है। फिनिक्स की आंखें लाल हो गई। मुझे जंगली मुर्गी कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल वह एक शानदार सुनहरे फिनिक्स में बदल गया। अब तुम्हें उस पंख की कीमत समझ आई जो मैंने तुम्हें दिया था। कई जानवर इसके लिए भीख मांगेंगे। लिली पक्षियों के महान राजा को देख कर दंग रह गई। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मुझे से खाना क्यों मांग रहे हो? फिनिक्स ने नाटकीय ढंग से हंसा। एक बार जब मेरे घाव ठीक हो जाएंगे तो इस जंगल के सभी जानवर मेरे सामने झुकेंगे। फिर वह एक सुंदर पुरुष में बदल गया। लिली इतनी चौंक गई कि वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना सिर घुमाया और उसे खुद को ढकने के लिए कहा, लेकिन फिनिक्स और करीब आ गया। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? क्या तुम मेरे सुंदर और मजबूत रूप से मोहित हो गई हो? तभी साइलस वापस आया और उन्हें देखा। तुम कमीने! फिनिक्स, तुम क्या कर रहे हो? वह दहाड़ा। फिनिक्स ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। सांपों और ड्रैगनों का वंश कितना अजीब वंश है। इससे साइलस गुस्सा हो गया। लिली उनके बीच में आकर साइलस को मना करती हुई कि वह फिनिक्स से परेशान ना हो और आगे के सफर के लिए उन्हें आराम करना चाहिए। फिनिक्स ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं? आकर ले जा सकता हूँ। अचानक साइलस ने फिनिक्स को घेर लिया। तुम घायल हो है ना? बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे पंख नोच कर लिली के लिए एक कटोरा बना दूंगा। अब गुस्से में भरी फिनिक्स साइलस से लड़ने लगी। लिली चिल्लाई और उन्हें रोकने को कहा। दोनों के सिर पर चोट के निशान देख कर लिली ने हाथ बांध लिए और उन्हें डांटा। तुम हमेशा लड़ते रहते हो। अब जब तुम दोनों घायल हो गए हो तो क्या खुश हो? फिर लिली फिनिक्स की ओर मुड़ी। मैं तुम्हें हमारे साथ आने दूंगी, लेकिन तुम्हें साइलस को भी साथ ले जाना होगा और तुम्हें हम दोनों को रत्नों की राजधानी तक उड़ा कर ले जाना होगा। लिली की खातिर फिनिक्स अनिच्छा से मान गया। 5 दिनों के बाद वे आखिरकार रत्नों की राजधानी पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें पहरेदारों ने रोक दिया और उनसे प्रवेश टोकन दिखाने को कहा। लिली और उसके साथियों को टोकन के बारे में कुछ नहीं पता था। गार्ड चिल्लाया, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो चले जाओ। रत्नों की राजधानी में कोई भी जानवर यूं ही नहीं आ सकता। साइलस ने लिली को ढाल बनाया और फिनिक्स गार्ड को सबक सिखाने के लिए तैयार था। तभी दूर से एक आवाज आई। लिली ने एक खूबसूरत महिला को देखा और उसे एक अजीब सी जानी पहचानी सी अनुभूति हुई, मानो उसने उसे पहले भी देखा हो। गार्डों ने आदरपूर्वक उसे लेडी एवलिन कहकर अभिवादन किया। अचानक लिली को एहसास हुआ कि यह वही एवलिन होनी चाहिए जिसका जिक्र लोमड़ी राजा ने किया था। उसे हैरानी हुआ जब एवलिन दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। तुम्हें यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लिली की उलझन देखकर एवलिन ने समझाया। लिली, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। एवलिन ने अपनी भतीजी को पहचान लिया और उसे अपने साथ खींच लिया। लिली को अचानक याद आया कि बचपन में उसकी माँ ने उसे उसकी मौसी की तस्वीर दिखाई थी, इसीलिए वह उसे इतनी जानी पहचानी लग रही थी। एवलिन लिली की ओर मुड़ी। क्या ये दोनों तुम्हारे साथी है? लिली ने जल्दी से हाथ हिलाकर बताया कि उसका साथी सिर्फ साइलस है। उसे इतना घबराया हुआ देखकर एवलिन हंस पड़ी। जानवरों की दुनिया हमारी दुनिया जैसी नहीं है। यहाँ जिंदा रहने के लिए ज्यादा और मजबूत नर की जरूरत होती है। लिली शर्म से सिर झुका लिया। उसकी शर्म और मासूमियत देखकर एवलिन ने फैसला किया कि उसे भविष्य की प्लानिंग बनाने में उसकी मदद करनी होगी। इसी बीच लियो, जो अभी भी अपने सफर पर था, उसे फिन नाम का चिपकली जैसा जानवर मिला। फिन ने लियो से विनती की कि उसे अपने साथ ले जाए। कुछ दिनों बाद एवलिन के यहाँ लिली के लिए एक सरप्राइज रखा। एक गार्ड उसे एक कमरे में ले गया जो एक गर्म कमरा निकाला। वसंत का मौसम आ गया। आखिरकार उसे नहाने का अच्छा मौका मिला। जैसे ही वह आराम कर रही थी, उसे कदमों की आहट सुनाई दी। यह साइलस था। क्या तुमने मुझे यहाँ अपने साथ नहाने के लिए बुलाया है? उसने पूछा। वहाँ मौजूद फिनिक्स को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन तभी लियो की एक तेज आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। लिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि लियो ने उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। उसे फिन और एड्रियन को भी उसके साथ देखकर हैरानी हुआ। पल भर में 5 जानवर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने लगे। लिली, हम 5 हैं, तुम कैसे चुनोगी? लिली ने उन सबको बाहर जाने के लिए चिल्लाया। जब वे नहीं हिले तो उसने धमकी दी, अगर तुम नहीं गए तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आखिरकार अकेले रह जाने पर लिली हैरान रह गई। मेरी चाची तो कमाल की है, एक साथ इतने सारे पुरुषों से मेरी शादी करवा देती है। बाद में उसने अपनी मौसी को ढूंढा और बताया कि उसके पास पहले से ही साइलस और लियो है और ज्यादा होने से उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। एवेलिन ने उसकी तरफ देखा। देर सवेर तुम समझ जाओगी कि यह दुनिया पृथ्वी से अलग है। तभी
आइरिस नाम की एक लड़की आई और लॉर्ड की भतीजी को देखकर बोली, लिली तुम कितनी सुंदर हो। लिली शर्म से अपना सिर खुजाने लगी। तभी दो जानवर जैसे दिखने वाले लोग उसके लिए गिफ्ट लेकर दरवाजे पर आए। लिली को हैरानी से देखा, लेकिन लिली ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस ले जाने को कहा। एवेलिन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसे इसकी आदत हो जाएगी। उस रात सैट नाम का एक लड़का एक्साइटेड होकर आइरिस से मिलने आया और उसे बताया कि आखिरी सुनहरा गुलाब खिल गया है और उसे कल उसके साथ देखने के लिए आमंत्रित किया। आइरिस चिल्लाई, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? उसे परेशान देखकर सेठ ने पूछा कि उसे किसने तंग किया था। आइरिस ने आंखों में आंसू लिए सेठ से माफी मांगी। शायद यही मेरी किस्मत है। सेठ ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा कि क्या हुआ ताकि वे मिलकर इसका हल निकाल सके। आइरिस के होठ पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुमने कहा था कि आखिरी सुनहरा गुलाब खिल चुका है, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। दूसरी तरफ लिली और लियो चांदनी का आनंद ले रहे थे। अचानक लियो उसकी तरफ मुड़ा। लिली तुम और साइलस अब साथी हो है ना? उसके हैरान चेहरे को देखकर लियो ने बताया कि उसे कुछ समय से उस पर साइलस की खुशबू आ रही थी। लिली ने नीचे देखा और माफी मांगी, लेकिन लियो ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं दुखी था, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा है, यह आपका अधिकार है और दोनों के साथ इस खतरनाक जंगल में तुम्हारी बेहतर रक्षा कर सकते हैं। फिर उसने उसे चूमा। मेरी सजा दोगुनी कर सकते हो लिली, क्या आप? लेकिन इस पल के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। अचानक लिली का हाथ फिसल गया और वह पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे फूलों की क्यारी में जा गिरी। लिली दर्द से कराहते हुए उठी। ढलान इतनी खड़ी भी नहीं थी, वह कैसे गिरी? तभी उसकी नजर अपने पास पड़े एक सुनहरे गुलाब पर पड़ी, जो उस पूरी क्यारी का सबसे सुंदर गुलाब था, जिसे उसने गलती से कुचल दिया था। पीछे से एक आवाज आई, कौन है? तुमने आखिरी सुनहरा गुलाब भी खराब कर दिया, जिसे हमने इतनी मेहनत से उगाया था। लिली ने जल्दी से समझाया कि यह एक दुर्घटना थी। फिर वह आदमी अपने साथी की ओर मुड़ा। क्या तुम आज ड्यूटी पर नहीं थे? यह कैसे हो सकता है? दूसरे आदमी ने जल्दी से समझाया कि सेठ ने आज छुट्टी ली थी और उसे दूसरे जगह की देखभाल करनी थी, इसीलिए उससे लापरवाही हो गई। पहले आदमी ने आगे कहा, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, हमें इसकी सूचना उस महिला को देनी होगी। फिर उसने अपने आदमियों को लिली और लियो को पकड़ने का आदेश दिया। लियो लिली के सामने खड़ा हो गया और बताया कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में पहाड़ी से गिर गए थे, लेकिन उस आदमी ने उन्हें कालकोठरी में जल्लाद को यह बात समझाने के लिए कहा। तभी एवेलिन वहां पहुंची। लिली मेरी रिश्तेदार है, यह जरूर कोई गलतफहमी होगी महारानी, उस आदमी ने जोर देकर कहा। सुनहरा गुलाब खराब हो गया है, यह पाउडर के लिए एक जरूरी सामग्री है। लिली ने अपनी गलती सुधारने का मौका मांगते हुए कहा कि उसे बागवानी का कुछ अनुभव है। पास से एक ठंडी सी आवाज आई, पूरे ज्वेल कैपिटल में हम सिर्फ एक ही सुनहरा गुलाब उगा सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अनुभवहीन कौशल काम आएंगे? लड़ी एवलिन ने देखा कि यह खरगोश परिवार के मुखिया है और उन्होंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश की। लिली मजाक कर रही थी। खरगोश परिवार के मुखिया ने उनका हाथ झटक दिया। ज्वेल कैपिटल एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय शहर है। कानून के अनुसार लिली को और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जहाँ कोई पक्षपात नहीं हो सकता। लिली घबरा गई। तभी सेठ ने कहा कि सुनहरा गुलाब उगाना बहुत मुश्किल काम है और चींटी और बिच्छू कबीले हमेशा शहर पर नजर रखते हैं। अगर वे लिली को छोड़ देते हैं तो यह कमजोरी की निशानी होगी। लियो ने लिली का डर देखकर उसे दिलासा देते हुए उसका हाथ दबाया। अचानक लिली ने गहरी सांस ली और बोली, मैं अपनी सजा स्वीकार करूंगी, लेकिन पहले मुझे कोशिश करने दो। अगर मैं असफल हो गई तो आप समझ रहे हैं, है ना? एवलिन घबराकर चिल्लाई। यह सुनकर खरगोश के मुखिया ने कोशिश करने का मौका दिया। मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा नहीं भूलती, उसने अपने लोगों के साथ जाने से पहले कहा। एवलिन ने चिंता से लिली की ओर देखा। गुलाब को नष्ट करना पहले से ही एक बड़ा अपराध था। अगर वह दूसरा गुलाब नहीं उगा पाई तो यह एक आपदा होगी। लेकिन लिली ने उसका हाथ थाम लिया और उसे चिंता न करने को कहा। क्या एक पुरानी कहावत नहीं है, हर समस्या का कोई न कोई हल होता है। मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत अभी इतनी खराब है। 4 दिन बीत गए और उसके बोए हुए सुनहरे गुलाब के सारे बीज धूल बन गए। उसके पीछे खड़ा फेनिक्स शिकायत करने लगा, इस बेवकूफ पौधे की वजह से तुमने मुझे 3 दिनों से बारबेक्यू नहीं खिलाया है। लिली ने उसे परेशान करना बंद करने को कहा। फिनिक्स ने एक बीज उठाया, उसे सूंघा और कहा, तुम इसे कभी नहीं उगा पाओगी। हैरान होकर लिली ने पूछा कि उसे कैसे पता चला। फिनिक्स ने बताया कि उसके फिनिक्स के घोंसले में ऐसे कई फूल हैं। उसने पुराने फिनिक्सों को कहते सुना है कि यह फूल फिनिक्स के शरीर से
आध्यात्मिक सारे को सौख कर उगते हैं। कौन सा आध्यात्मिक सार? लिली ने पूछा। फिनिक्स शर्मा गया और उसे पूछने से मना कर दिया। उसने लिली से कहा कि वह हार मान ले और उसके लिए कुछ बारबेक्यू बना दे। लिली नहीं मानी। जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि आध्यात्मिक सार क्या है तब तक नहीं। फिनिक्स ने सीरियस होकर पूछा कि क्या वह वाकई जानना चाहती है। फिर वह उसके करीब आया और उसे बताया। लिली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम मुझे से झूठ तो नहीं बोल रही हो? लिली हैरान रह गई। उसने सोचा था कि पौधों की खेती के कुछ नियम होते हैं, लेकिन यह दुनिया तो सारे तर्क को उसे घूरते हुए देखकर फिनिक्स ने उसे कहा कि वह कुछ और न सोचे। मेरे माता पिता ने मुझे इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं बताया। मुझे नहीं पता कैसे। यह सुनकर लिली ने उसे मीठी मुस्कान दी। यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन अलग अलग तरह का बारबेक्यू बना सकती हूँ, लेकिन क्योंकि तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो तो शायद बात यही खत्म। फिनिक्स ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे सोचने दो कि तुमने क्या कहा। लिली ने आत्मा संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो मुझे जल्द ही जवाब देना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि आइरिस सोच रही थी कि लिली उस महिला की रिश्तेदार है और उन्होंने जो किया वह बहुत क्रूर था, लेकिन सेठ को लगा कि वह बहुत नरम दिल हो रही है। उसने तो बस उस जगह पर औषधि लगाई थी जहां उनकी जाने की संभावना थी। यह उसकी अपनी बदकिस्मती थी कि वह वहां गई और फिर मूर्खतापूर्ण ढंग से गुलाब उगाने का प्रस्ताव रखा। आइरिस अभी भी चिंतित थी। अगर लिली सफल हुई और उसके साथ एक 5 सितारा बेस्टमैन भी था, लेकिन सेठ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक 5 सितारा बेस्टमैन कुछ भी नहीं था। सालों पहले दूसरों ने गुलाब उगाने के लिए हर संभव कोशिश की थी और नाकाम रहे थे। यह इतना आसान नहीं था। यह सुनकर आइरिस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। लिली, तुम्हारा तो काम तमाम हो गया। तुम पूरे शहर में हंसी का पात्र बन जाओगी। आधा महीना बीत गया और खरगोशों के मुखिया द्वारा तय की गई समय सीमा आ गई। बेस्टमैन मुख्य हॉल में इकट्ठा हुआ। एवलिन लिली को अपने साथ लाई थी। एक अन्य बेस्टमैन ने तुरंत उस पर आरोप लगाया। खरगोशों के मुखिया ने तुम्हें आज यह परिणाम घोषित करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम देर से आई हो। क्या तुम आने से डर रही हो? आसपास के बेस्टमैन एक साथ बोले। बस उस जल्लाद के पास भेज दो। अचानक लिली एक बक्सा लेकर आई। बक्सा लेकर आगे बढ़ी। हाल ही में मेरी सेहत की वजह से मैं थोड़ी सुस्त रही हूँ, लेकिन मैं खरगोशों के मुखिया से किया अपना वादा नहीं भूली हूँ। आज मैं तुम्हें अपने प्रयासों का परिणाम दिखाऊंगी। जब लिली ने बक्सा खोला तो बेस्टमैन चौंक गए। खरगोशों की बुजुर्ग महिला ने अपना डंडा नीचे गिराते हुए कहा, सोचो भी मत कि अपने जीवन काल में मैं फेनिक्स के घोंसले से सुनहरा गुलाब देखूंगी। आइरिस अपनी योजना विफल होते देख गुस्से से दांत पीसने लगी। वह लानत औरत। खरगोशों की बुजुर्ग महिला ने लिली से माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि उसने उसे गलत समझा था और वह एक अच्छी बच्ची थी जिसकी बागवानी की कला शहर में सभी से कहीं बेहतर थी। लिली के सुरक्षित होने की खबर से एवलिन को राहत मिली। फिर उसे याद आया कि उसने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लिली शर्मा गई और बोली कि उसे कुछ समय से मतली और नींद आ रही थी और उसे शक था कि वह गर्भवती हो सकती है। लियो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। क्या यह हमारा बच्चा है? लेकिन एवलिन ने उन्हें अलग कर दिया। लिली के पास अब एक बच्चा है। उसे आराम करने की जरूरत है। बाद में एड्रियन लिली को यह बताने आया कि वह अगले दिन अपने पिता को लोमड़ियों के मांद के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए रत्नों की राजधानी छोड़ रहा है। आखिरकार शहर में फैल रही अफवाहों को सहन न कर पाने के कारण सेठ और आइरिस ने भी शहर छोड़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद लिली के 2 बच्चे सुरक्षित रूप से पैदा हुए। एक तरह से उस राक्षसी दुनिया ने मेरे रूढ़िवादी ख्यालों को तोड़ दिया। 5 लोगों के साथ जीवन भले ही अस्त व्यस्त हो, लेकिन उसमें हमारा कोई दखल नहीं है और इस तरह राक्षसी दुनिया में लिली की कहानी का अंत होता है।